मैं तो बस कह रहा था। तान्या ने आदित्य का ओपिनियन जानने के लिए उससे पूछा, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? आदित्य ने जवाब दिया, मैं इस बारे में क्या सोच सकता हूँ? मुझे तो लगता है कि हम सिर्फ इसे अब बड़े बड़े देशों के वीआईपी और पावरफुल लोगों पर ही छोड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम मोहित से और इन्फॉर्मेशन निकालवा सकते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। अभी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम तभी कुछ कर पाएंगे जब वो खुद हमसे मदद मांगेंगे। तान्या भी उसकी बात से सहमत थी। तुम सही कह रहे हो, ये अब ऐसी चीज नहीं है जो हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मैं अब इस बेस के सीक्रेट्स के बारे में जानकर ही रहूंगी। ऑफ कोर्स इस बेस के अभी भी बहुत ऐसे सीक्रेट हैं जो हमें पता नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी उनके बारे में पता लगाना होगा ताकि आगे जो भी मुसीबत आएगी उससे निपटने की प्लानिंग करने के लिए हमें ज्यादा टाइम मिल सके। चलो अपने काम पर लगते हैं। आदित्य ने खुद को भी इसमें शामिल करने का डिसाइड किया। उनके पास अभी भी प्रेसिडेंट का कॉर्पोरेशन था, इसलिए उन्हें इस मौके का फायदा उठाना ही था। जब दूसरे देश भी इस चीज में शामिल होने लगेंगे तो फिर शायद वो इस बेस में इस तरह बिना किसी डर के नहीं घूम सकेंगे। सारा प्लान तैयार करके तान्या का ग्रुप अपने अपने काम में लग गया। उन्हें नहीं लगा था कि मोहित ब्लफ कर रहा होगा, इसलिए किसी ने भी उसकी धमकी को लाइटली लेने की हिम्मत नहीं की। सबसे पहले वो उस बेस के हार्ट में गए। वो था इंफॉर्मेशन सेंटर। दूसरे शब्दों में कहें तो वो कंट्रोल रूम था जहां वहां की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखी थी। हालांकि इतने बड़े कंट्रोल रूम में सारे कंप्यूटर्स पासवर्ड से लॉक थे। वहां 10 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर थे और हर किसी का लॉक अलग अलग था। उन्हें अनलॉक करने में बहुत ज्यादा वक्त लगता। तान्या के ग्रुप को ये डर नहीं था कि लॉक बहुत ज्यादा स्ट्रांग और मुश्किल होगा, बल्कि उन्हें डर इस बात का था कि उन्हें अनलॉक करने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। अरविंद ने कहा, यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। अगर हम सब एक एक कंप्यूटर पर भी काम करें तो हम ये जल्दी कर पाएंगे। उनके इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रेसिडेंट ने 10 कंप्यूटर एक्सपर्ट को वहां उनकी मदद के लिए भेज दिया। वो सब बस तान्या के अरेंजमेंट्स का इंतजार कर रहे थे। तान्या ने कहा, यह आइडिया सही है। हर कोई एक एक कंप्यूटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हालांकि पहले मुझे ट्राई करने दो, शायद इसमें किसी तरीके का इंफॉर्मेशन वाइप सिस्टम लगा हुआ हो। उसे डर था कि कहीं उनकी लापरवाही से सिस्टम खराब न हो जाए, नहीं तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। किसी को भी उसके सबसे पहले काम करने की दिक्कत नहीं थी। जैसे ही तान्या सुपर कंप्यूटर के सामने बैठी, स्क्रीन की लाइट अचानक जल गई। जो फ्रेम फेस को स्कैन करता है वो फ्रेम स्क्रीन पर आ गया और उस कंप्यूटर में से आवाज आई, प्लीज इंसर्ट द पासवर्ड विद इन 3 seconds or the system will initiate the self-destruction sequence after 1 minute. Beginning countdown 3। जैसे ही उसमें काउंटडाउन शुरू हुआ, तान्या अचानक चेयर से उठकर कंप्यूटर के सामने से हट गई। हर कोई कंप्यूटर को देख रहा था। तान्या सही कह रही थी। इन कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन वाइप प्रोग्राम लगा हुआ था और वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन सीक्वेंस जितना खतरनाक था। अगर इन 3 सेकंड में पासवर्ड नहीं लगाया तो सिस्टम अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उस वक्त वो लोग बस इतना ही कह सकते थे कि सिंघानिया फैमिली अपने काम में सच ही बहुत ज्यादा केयरफुल थी। आलिया ने नर्वस होते हुए कहा, तान्या अब हमें क्या करना चाहिए? ये सिस्टम जल्दी ही अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बाकी सब भी उतने ही नर्वस थे। 3 सेकंड का टाइम खत्म होने वाला था और 1 मिनट बाद कंप्यूटर अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर वो कंप्यूटर डिस्ट्रॉय हुआ तो उनकी अब तक की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हालांकि किसी के पास भी इसका सोल्यूशन नहीं था। कोई भी इस प्रॉब्लम को 1 मिनट के अंदर अंदर नहीं सॉल्व कर सकता था। तान्या दोबारा चेयर पर बैठी और उसने कंप्यूटर पर काम करते करते कहा, अब जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। वहां हर कोई समझ गया था कि वो क्या कर रही थी। वो उस सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। हालांकि ऐसा करना पॉसिबल था। यहां तक कि तान्या को भी सवाल का जवाब नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि आखिरी सेकंड तक वो हार नहीं मान सकती। वो वहां इस तरह हाथ बांधकर नहीं खड़ी रह सकती थी। चाहे इसका रिजल्ट फेल ही क्यों ना हो, वो अपना 100% देगी। तान्या की टाइपिंग स्पीड इतनी तेज थी कि कोई उसकी उंगलियां तक देख नहीं पा रहा था। उसके आसपास सब शांति से खड़े थे। जरा सी भी आवाज ना हो, इस कारण उन्हें सांस तक लेना बंद कर दिया था। वो बस बार बार अपनी घड़ियों को देखे जा रहे थे। एक एक सेकंड गुजरते गुजरते उनके चेहरे पर पसीना बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे एक एक सेकंड गुजरता जा रहा था वैसे वैसे उनके दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। बस उनकी आंख झपकते ही 1 सेकंड हाथ से निकल गया। हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि समय रुक जाए,
हालांकि दूसरी तरफ वो ये भी उम्मीद कर रहे थे कि ये टाइम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए ताकि वो इतनी प्रेशर और नर्वसनेस से बाहर आ सकें। ये 1 मिनट उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा टॉर्चर करने वाला मिनट था। हालांकि वहां सबसे ज्यादा प्रेशर में तो तान्या थी। उसे कैसे भी इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम को एक्टिवेट होने से रोकना था, नहीं तो उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन उनके हाथ से निकल जाने वाले थे। 20 सेकंड बचे हैं, पीछे से किसी ने बोला। वो इतने प्रेशर में था कि खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। तान्या अभी अपनी नर्वसनेस के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई थी। उसके हाथ इतने ज्यादा तेज काम कर रहे थे कि ऐसे लग रहा था वो बस बिना सोचे समझे कीबोर्ड के किसी भी बटन को दबाई जा रही हो। हालांकि वो सिस्टम अभी तक बंद नहीं हुआ था और टाइम निकलता जा रहा था। 15 seconds left, 14 seconds left, 13 seconds left। ना चाहते हुए भी सबके मुंह से काउंटडाउन निकल ही रहा था। सिर्फ 5 सेकंड बचे थे और अब तक तान्या उस सिस्टम को बंद नहीं कर पाए थे। एक इंसान के लिए ऐसा करना पॉसिबल भी नहीं था। हर कोई बस एक एक सेकंड को देखे जा रहा था। आखिरी 5 सेकंड के बाद घड़ी आगे बढ़ती गई। 4, 3, 2 और फिर 1 और फिर वो रुक गई। आखिरी सेकंड पर तान्या के हाथ रुक गए। हर किसी को लगा कि उसने हार मान ली थी। वो जितना कुछ कर सकती थी उसने किया। हालांकि कुछ और सेकंड्स तक भी वो कमरे का माहौल टेंशन से भरा था। कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ और हर किसी को फाइनली एहसास हुआ कि तान्या ने ये काम भी कर दिखाया। आदित्य ने प्यार से तान्या का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में देखने के लिए तान्या ने अपना सर उठाया और स्माइल किया। खुश होते हुए उसने तान्या से कहा, तुमने ये कर दिया, तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। तान्या ने कहा, मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगी। आलिया ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, तान्या तुमने ये सच में कर दिखाया, वाओ। उसने सच में ये कर दिया था। वो कमरा उसकी तारीफों की आवाज से गूंज गया। जिस तरीके से वो तान्या को देखते थे वो बदल गया था। उनकी नजरों में उसके लिए प्यार और इज्जत बढ़ गई थी। यहाँ तक कि अरविंद और बाकी लोग जो पहले भी कई बार तान्या की इस काबिलियत से इम्प्रेस हो चुके थे, वो लोग अभी भी उन एक्सपर्ट्स के जितने ही इम्प्रेस थे। जो तान्या की इस काबिलियत से वाकिफ नहीं थे, उन्होंने नहीं सोचा था कि तान्या इतनी काबिल होगी कि वो इतने कम टाइम में इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर देगी। जो जगह पर वो लोग खड़े थे उसे देखकर ये आसानी से पता लगाया जा सकता था कि वो प्रोग्राम कितना डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड होगा। और तान्या को उसे हैक करने में सिर्फ 1 मिनट लगा। सच में उसमें और एक असली भगवान में क्या फर्क था। पुनीत ने उसे थम्स अप दिखाते हुए उसकी तारीफ करते हुए कहा, तान्या तुम खुद एक मिराकल हो और इसलिए तुम मेरी आइडल हो। ऋषि ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, तान्या मैं भी ऐसे कंप्यूटर स्किल्स सीखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे सिखाओगी? अरविंद ने अचानक उसे मैडम कहते हुए कहा, मैडम तो ऑफिशियली आप मुझे कब अपना स्टूडेंट बनाने वाली हैं? ऋषि ने उसकी बात सुनी और कहा, तान्या अब से मैं भी तुम्हें मैडम कहकर बुलाऊंगा। आलिया ने भी अपना हाथ ऊंचा करते हुए कहा, 1 मिनट मुझे भी सीखना है। उन सब के साथ साथ बिना सोचे समझे कुछ एक्सपर्ट्स ने भी अपने हाथ उठा लिए, लेकिन फिर जल्दी ही शर्म के मारे उन्होंने अपने हाथ नीचे कर लिए। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब मुझे गलत समझ रहे हो। यहाँ तो सिर्फ मेरा लक काम कर गया, मैं तो बस ऐसे ही उस पर काम कर रही थी और किस्मत ने मेरा साथ दे दिया। पुनीत ने कहा, किस्मत का साथ पाने के लिए भी पहले कैपेबल होना जरूरी है। अगर मैं ऐसे ही इस कंप्यूटर पर काम करता तो रिजल्ट 100% कुछ और ही होता। आलिया ने उसकी बात से एग्री करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम पहले से ही इस काम में इतनी अच्छी हो कि किस्मत भी अपने आप तुम्हारा साथ दे ही देती है। चाहे तान्या कितना ही मना क्यों न कर ले, उन लोगों ने मान लिया था कि तान्या सच में बेस्ट थी। तान्या ने उनसे आर्ग्यू करने में टाइम वेस्ट नहीं किया। वो खड़ी हुई और कहा, इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम को हैक करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। इन सुपर कंप्यूटर्स में से 1 से ज्यादा पासवर्ड लॉक हैं। मुझे नहीं लगता कि अगली बार मेरी किस्मत मेरा साथ देगी। आदित्य ने पूछा, तुम्हारा मतलब कि हम यहाँ किसी भी कंप्यूटर को नहीं छू सकते? हाँ, हम सबको इन कंप्यूटर से दूर रहना होगा, ये इंश्योर करने के लिए कि यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन सेफ रहे। इनसे दूर रहने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। एक एक्सपर्ट ने पूछा, तो फिर इससे दूर रहकर भी हमें क्या फायदा होगा? दोनों ही तरीकों से हम इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे। तान्या ने समझाया, अभी के लिए हम इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, हमें अभी कोई और तरीके ढूंढने चाहिए। शायद किसी और तरीके से हम इन सिस्टम्स को अनलॉक कर सकें। जब तक हमें कोई सेफ सोल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हर कोई उसकी बात से सहमत था और फिर उनके पास और कोई चॉइस थी भी क्या? कोई भी उन सिस्टम को अनलॉक नहीं कर सकता था। उन्हें पता था कि इन कंप्यूटर्स के अंदर कितनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी।
अगर उनकी लापरवाही से वो सारी इन्फॉर्मेशन गायब हो गई तो क्या वो उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? इसलिए अब कोई और तरीके ढूंढने के लिए वो लोग सिर्फ इंतजार ही कर सकते थे। हालांकि अभी भी वो बेस की बाकी जगहों पर छानबीन कर ही सकते थे, शायद वहां उन्हें कोई और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पूरे दिन उस बेस की अच्छे से छानबीन करने के बाद उन्हें वहां सिर्फ एक ही चीज मिली, और वो थी एक सैटेलाइट और एक स्पेसशिप, जो कि अभी तक स्पेस में लॉन्च नहीं की गई थी। ये देखकर तान्या का ग्रुप हैरान हो गया कि इस बेस के पास स्पेसशिप भी होगी। उस स्पेसशिप का साइज देखकर लग रहा था कि उसमें 3 लोग आ सकते थे। हालांकि ये कहना मुश्किल था कि इससे पहले इस बेस ने कभी लोगों को स्पेस में भेजा था या नहीं। अगर बिना परमिशन के लोगों को स्पेस में भेजना एक अपराध था, वो ये बात दुनिया में किसी को भी नहीं बताएंगे। जल्द ही प्रेसिडेंट को भी ये रिपोर्ट मिल गई थी और वो खुद उस जगह को देखने के लिए वहां गया। जब उसने स्पेसशिप देखी तो उसने कॉन्फिडेंटली कहा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा कुछ बना रखा होगा। इस देश के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ स्पेस में लॉन्च किया था या नहीं। तान्या ने कहा, उन्होंने ऐसा किया ही होगा क्योंकि ये पूरे तरीके से तैयार है। प्रेसिडेंट के वहां आने से पहले तान्या ने उसको पूरा अच्छे से चेक कर लिया था। उसने अंदर का सारा सिस्टम पूरा कंप्लीट था। बिना एक्सपीरियंस किए इस तरह से उसे पूरा तैयार करना इम्पॉसिबल था। ये देखकर प्रेसिडेंट हैरान था, लेकिन उसे तान्या पर पूरा भरोसा। उसने तान्या से पूछा, लेकिन वो लोग स्पेस में क्या कर रहे हैं? इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि वो कोई अच्छी चीज तो नहीं हो सकती। प्रेसिडेंट चिंता में पड़ गया। क्या वो सच में ऐसा कुछ कर सकते हैं जो इस दुनिया को मुश्किल में डाल दे? आदित्य ने कहा, जहां तक है ऐसा ही होगा, नहीं तो इस बेस के लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। हालांकि अभी तक उनसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। प्रेसिडेंट ने कहा, तो फिर हम उनसे पूछताछ जारी रखेंगे। किसी न किसी से तो हमें पता चल ही जाएगा ना। हमें इस बेस की भी अच्छे से छानबीन करनी चाहिए, छोटी से छोटी डिटेल भी हाथों से ना निकल पाए। तान्या ने सजेस्ट किया, शायद हम ये फिर सिंघानिया फैमिली के लोगों से शुरू कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ने कहा, हाँ बिल्कुल, उन्हें हर एक चीज पर इन्वेस्टिगेशन करनी थी। एक छोटे से कंकड़ जितनी डिटेल भी वो नहीं छोड़ सकते थे। अगर सिंघानिया फैमिली सच में इतना बड़ा कुछ प्लान कर रही थी तो उन्हें देर होने से पहले सब कुछ जान नहीं था। हालांकि इतनी ज्यादा पूछताछ करने के बाद भी उन्हें अब तक कुछ पता नहीं चल पाया था। बेस के सारे लोगों ने अपना मुंह अच्छे से बंद कर रखा था और जो लोग बताना चाहते थे उन्हें कुछ पता नहीं था। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन लोगों को भी प्रोजेक्ट गैलेक्सी के बारे में पता था वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। मौत की धमकी मिलने के बाद भी उन्होंने अपने मुंह नहीं खोले। तान्या उनकी ऐसे यूनिटी को देखकर हैरान हो गई थी। उन सब ने अपना मुंह बंद रखने की मानो जैसे कसम खा रखी थी। ये सब देखकर इतना तो पता चल रहा था कि उनका प्लान कितना खतरनाक था। प्रेसिडेंट इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए सीक्रेट मीटिंग्स कर रहा था। यहाँ तक कि इंडिया भी उनकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि मोहित और उसके लोग ब्लफ कर रहे होंगे। अभी तक मोहित और उसके लोग अभी भी उस इंसान के आने का इंतजार कर रहे थे जिसके बारे में उसने तान्या और उसके ग्रुप को बताया। उन्होंने सच में उनकी बातों पर विश्वास कर लिया था। अब प्रेसिडेंट और बाकी लोग सिर्फ यही कर सकते थे कि समय हाथ से निकल जाने से पहले जितना हो सके वो उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन का पता लगा लें। हालांकि कुछ दिन बीत गए थे और अभी तक उन्हें कुछ पता नहीं चला था। कंट्रोल रूम के सुपर कंप्यूटर्स को हैंडल करने के लिए तान्या वही बेस पर रुकी थी। वहां के सुपर कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे। 2 कंप्यूटर्स को हैक करने के बाद तान्या ने गलती से दूसरे सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम को छेड़ दिया था, जिससे सारे कंप्यूटर ऑलमोस्ट नष्ट हो जाने वाले थे। थैंकफुली उसने ऐसा होने से रोक लिया। हालांकि इन सबको अपने दिमाग में रखते हुए उसने फिर बाकी कंप्यूटर्स से छेड़खानी करने की हिम्मत नहीं की। आखिर उसे नहीं पता था कि उन कंप्यूटर्स में कितने डिफेंस सिस्टम लगे थे। शायद एक गलत मूव से पूरा बेस नष्ट हो जाता। पासवर्ड को जानने के बाद ही वो सारे कंप्यूटर्स अनलॉक किए जा सकते थे, लेकिन मोहित और उसके लोगों ने पासवर्ड बताने से मना कर दिया था। जब तक वो पासवर्ड नहीं बता देते तब तक उन कंप्यूटर्स के अंदर की इंफॉर्मेशन हमेशा एक बनकर ही रहने वाली थी। भगवान जाने तान्या को उन सारे डिफेंस सिस्टम को हटाने में कितना टाइम लग जाता। अगर उसके पास टाइम होता तो वो उन सबको धीरे धीरे हटा सकती थी, लेकिन टाइम ही एक ऐसी चीज थी जो उसके पास नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी तान्या ने गिव अप नहीं किया। वो लॉन्च साइट में ही शिफ्ट हो गई थी और उसका हर दिन एक्सपर्ट्स के साथ उन कंप्यूटर्स को हैक करने में ही निकल जाता था। इस काम में आदित्य भी उसकी मदद करता रहा था, क्योंकि वो भी कंप्यूटर एक्सपर्ट था।
हालांकि इतने सारे लोगों के बावजूद भी उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया था। पुनीत का ग्रुप भी अब अपना बहुत कम कंट्रीब्यूशन दे पा रहा था, क्योंकि बेस की छानबीन करने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं था। फाइनली कुछ दिनों के बाद स्पेसशिप पर रिसर्च पूरी हो गई थी। हैरानी की बात यह थी कि उस स्पेसशिप का फ्यूल बॉक्स नॉर्मल स्पेसशिप के फ्यूल बॉक्स से काफी अलग था। वो काफी छोटा था और इसमें सिर्फ कुछ छोटे रेक्टेंगुलर आइडेंटेशंस थे। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये काफी अजीब बात थी। इंसानों को स्पेस तक पहुंचाने में इतना छोटा फ्यूल बॉक्स काफी नहीं था। इससे पता चल रहा था कि इस स्पेसशिप में डिफेक्ट था। इनफैक्ट उन्हें तो इस बात पर डाउट था कि सिंघानिया फैमिली ने इससे पहले कभी लोगों को स्पेस पर भेजा भी था या नहीं। हालांकि जब तान्या, आदित्य और अरविंद ने उस फ्यूल बॉक्स के अंदर का स्ट्रक्चर देखा तो वो बिल्कुल हैरान हो गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उन्होंने उस रेक्टेंगुलर इंडेंटेशन को देखा तो उन्हें तुरंत एनर्जी क्रिस्टल याद आ गया। वो इंडेंटेशन एनर्जी क्रिस्टल के बराबर ही था, इसलिए उसका मतलब ये था वो चीज इसके फ्यूल की तरह इस्तेमाल की जा सकती थी। एक स्पेसशिप को स्पेस तक ले जाने में जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है वो इन कुछ एनर्जी क्रिस्टल से पूरी हो सकती थी। तान्या और उन दोनों ने कुछ नहीं बोला और जल्दी से बहाना मारकर उस कमरे से बाहर आ गए। उन्हें एक खाली कमरा मिल गया और वहां जाकर उन्होंने आपस में डिस्कस करना शुरू कर दिया। कमरे का गेट बंद करते ही अरविंद ने उनसे सवाल पूछा, उस फ्यूल बॉक्स का इंडेंटेशन क्या तुम्हें लगता है कि वो उस चीज से रिलेटेड है? तान्या ने अपना सर हिलाया, ऐसा ही होना चाहिए। अरविंद हैरान हो गया था। तो क्या वो चीज एक फ्यूल का सोर्स है? हाँ। तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो? इस बार तान्या की जगह आदित्य ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि हमने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और वो एनर्जी क्रिस्टल बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हुए बहुत देर तक जल सकता है। एनर्जी क्रिस्टल्स? तान्या ने हल्का सा सर हिलाया। हाँ, कई लोग इसे इसी नाम से बुलाते हैं। देखा जाए तो ये भी सही है, क्योंकि ये वो क्रिस्टल्स हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अरविंद खुद पर हंसने से पहले हैरान हो गया। अब मुझे समझ आया, तो ये एक तरीके का एनर्जी सोर्स है और मैं इतने टाइम से यही सोचता आ रहा था कि ये कोई मैजिक आइटम है। वो तो एक फ्यूल निकला जो कि एक नॉर्मल कोल से ज्यादा अलग नहीं था। मैजिक? तान्या उसकी बातों पर हंसने लगी। ये बस एक तरीके का स्पेशल मिनरल है, लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं है कि वो कहां से आया था। अचानक तान्या ने अपना सर उठाया और आसमान में देखने लगी। रात हो चुकी थी और क्योंकि ये लॉन्च बेस शहर की हलचल से काफी दूर था, इसलिए वहां आसमान बिल्कुल साफ दिख रहा था। उस रात आसमान में तारे इस तरह दिख रहे थे जैसे भगवान ने तारों से भरी बाल्टी आसमान में बिखेर दी हो। तान्या आसमान में सिर्फ एक ही जगह पर देखे जा रही थी और फिर उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो उस जगह से आया होगा। अरविंद और आदित्य ने उसकी नजरों को फॉलो करते हुए आसमान में देखा। उन्हें समझ आ गया था कि वो क्या कर रही थी, क्या कह रही थी। वो बस वहां देखते रहे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें भी हमेशा से ऐसे ही लगता था, लेकिन ये बात सबके सामने बोलने से शायद वो पागल लगे, इसलिए उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन अब ये बात सच लग रही थी। उन्होंने लॉन्च साइट को ढूंढ लिया था, तो क्या उनके इस अनुमान को एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल था? सवाल ये रह गया था कि वो लोग स्पेस में क्या कर रहे हैं। अचानक तान्या ने कहा, चलो मुझे ये देखने के लिए ऑब्जर्वेटरी जाना होगा कि वहां क्या चल रहा है। अरविंद हैरान था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वहां ऊपर लोग होंगे? तान्या ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, हाँ, होने ही चाहिए। अरविंद ने पूछा, क्या ये एनर्जी क्रिस्टल लोगों को स्पेस में भेजने के लिए काफी होंगे? वहां जाकर देखने के बाद हमें सब पता चल जाएगा। तान्या ने गेट खोला और वहां से चली गई। उसे बात करने में समय बर्बाद बिल्कुल करना पसंद नहीं था। वो बस अपने काम पर बिलीव करती थी। उसकी मदद करने के लिए आदित्य ने प्रेसिडेंट से बात की। उसने जल्दी से उसे उनका आइडिया बताया। वैसे तो प्रेसिडेंट हैरान था, लेकिन फिर भी उसने उन्हें सपोर्ट किया। शायद वो लोग इससे कुछ पता लगा सकें। और फिर प्रेसिडेंट ने भी यही सोचा था। उसने तान्या को बताया, कई सालों पहले सिंघानिया फैमिली ने एक जीनियस को जन्म दिया था। उसी ने सैटेलाइट की डिजाइन बनाने में उनकी मदद की थी और तभी फिर फ्रांस ने अपनी पहली सैटेलाइट स्पेस में भेजी थी। तब से वो इंसान लॉन्च बेस में रिसर्च करता आ रहा है, लेकिन कुछ समय बाद बिना किसी वार्निंग के वो गायब हो गया। अब वाही तो यही थी कि वो मर गया। प्रेसिडेंट को पूरा भरोसा था कि इस इंसान का सिंघानिया फैमिली की साजिश के पीछे बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए शायद उन्होंने सच में स्पेस में कुछ किया हो। प्रेसिडेंट की बातों को सुनने के बाद तान्या को बिल्कुल चैन नहीं आया और वो जल्दी से ऑब्जर्वेटरी चली गई। वहां के लोगों को उनके वहां आने के बारे में
पहले ही बता दिया गया था और उनके वहां पहुंचते ही वो उन्हें स्पेस ऑब्जर्वेटरी की तरफ ले गए। वहां के मैनेजर ने तान्या के ग्रुप को बताते हुए कहा, हम पिछले कई सालों से स्पेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन हमें आज तक कुछ गड़बड़ नहीं दिखी। जो भी ज्यादा ऑब्जर्व करने वाली चीजें हमने रिकॉर्ड की हैं वो सब नेचुरल हैं, इसलिए अगर कोई दिक्कत हुई तो हम उसे ढूंढ लेते। तान्या ने स्क्रीन पर रात का खूबसूरत आसमान देखा और कुछ जवाब नहीं दिया। आदित्य ने मैनेजर से पूछा, पिछले कई सालों से वहां अब तक कोई भी अजीब चीज नहीं हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एटलीस्ट पिछले 10 सालों में तो नहीं हुआ, क्योंकि तब से मैं यहां काम कर रहा हूं। उसने पूछा, तो फिर इतने सालों में फ्रांस ने अब तक कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं? 100 से तो ज्यादा ही होंगी। लॉन्च होने के टाइम पर क्या तुमने हर एक सैटेलाइट को ट्रैक किया? हाँ, लेकिन ऑर्बिट में जाने के बाद हमने उनकी ट्रैकिंग बंद कर दी। आपको तो पता ही है कि आसमान में कितनी सारी सैटेलाइट्स हैं, हर किसी को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। सिंघानिया फैमिली की खुद की सैटेलाइट्स का क्या तुम उनको भी कभी कभार ट्रैक करते हो? हाँ, और उनकी सैटेलाइट में कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य लगातार उससे सवाल पूछता गया, लेकिन उसे कुछ नहीं पता लगा। तान्या और अरविंद उस आसमान को अच्छे से देख रहे थे और उन्हें भी कुछ नहीं पता चला। क्या इसका मतलब ये है कि लॉन्च साइट में भी कुछ दिक्कत नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सिंघानिया फैमिली ने जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रखा था, इसलिए उनके सैटेलाइट्स में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होनी चाहिए थी, जो सिर्फ वही लोग अभी नहीं ढूंढ पा रहे थे। जैसे ही उनकी उम्मीदें कम हुई, अचानक तान्या ने रियलाइज किया कि स्पेस में सैटेलाइट्स के साथ कुछ चेंजेस हो रहे। लगभग 10 सैटेलाइट्स धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रही थी और वो सब एक सीधी लाइन में चल रही थी। ये चेंज इतना ज्यादा अच्छे से दिख रहा था कि बाकी लोगों ने भी इसे नोटिस किया। हर कोई उन सैटेलाइट्स को घूर रहा था और वो सब ये देखकर हैरान थे। अरविंद ने पूछा, ये क्या हो रहा है? बाकी सब लोगों ने सभी कंफ्यूज होते हुए अपना सर हिलाया। उस ऑब्जर्वेटरी का मैनेजर भी उतना ही हैरान था। ये सैटेलाइट्स कर क्या रही हैं? सैटेलाइट्स का एक जगह से दूसरी जगह आना आम बात थी, लेकिन इतनी सारी सैटेलाइट्स एक साथ ऐसे पहले कभी देखी नहीं थी और ऐसे पहले कभी हिली नहीं थी। लगभग 10 सैटेलाइट्स एक सीधी लाइन में थी। वहां कुछ तो जरूर हो रहा था। आदित्य ने अपनी आंखें छोटी की और कहा, कोई इन सैटेलाइट्स को मैनिपुलेट कर रहा है। अरविंद ने हैरान होते हुए कहा, क्या ये वही इंसान हो सकता है? उसने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन सबको पता चल गया कि वो किस इंसान के बारे में बात कर रहा था। पुनीत ने कहा, होना तो वही चाहिए। आलिया ने पूछा, क्या फाइनली अब वो अपनी चाल चल रहा है? उसके सवाल से हर कोई चिंता में आ गया। सबसे मोहित ने कहा कि दुनिया जल्दी ही खत्म होने वाली है। तब से उसके मन में डर बैठ गया था। शांति से कुछ दिन गुजारने के बाद उनकी चिंता कम हुई थी, लेकिन अब इस क्यूरियस चेंज को देखकर उन्हें लग रहा था कि सच में दुनिया खत्म होने वाली है। हालांकि उस बात का इन सैटेलाइट्स के मूवमेंट से क्या लेना देना। तान्या का ग्रुप समझ नहीं पा रहा था कि उनका ओपोनेंट ऐसे क्यों करेगा। वो बस ये देखने के लिए सैटेलाइट्स को स्क्रीन पर अच्छे से देख रहे थे कि अब आगे क्या होगा। हालांकि सैटेलाइट्स के एक सीधी लाइन में आ जाने के बाद और कुछ नहीं हुआ। जब वो लोग यही सोच रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए, तभी दुनिया के सारे टीवी स्टेशंस पर एक ही सिग्नल आने लगा। सारे टीवी स्क्रीन्स पर बस एक ही वीडियो चलने लगी। यहाँ तक कि बड़े बड़े बिलीबोर्ड्स, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स पर भी यही वीडियो आ रही थी। सब जगह बस वो ही एक वीडियो चल रही थी। पूरी दुनिया में जो भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा था या कोई भी इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा था, सबने अचानक जो चेंज हुआ नोटिस किया। कोई भी अचानक हुए इस चेंज को समझ नहीं पा रहा था। इनफैक्ट सबका पहला रिएक्शन यही था कि वो स्क्रीन पर आ रहे बहुत ही ज्यादा हैंडसम आदमी जिसने सूट पहन रखा है उससे अट्रैक्ट हो गए थे। वो इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा था कि कोई उससे अपनी नजरें तक हटा नहीं पा रहा था। फिर उस आदमी ने मुस्कुराया और कुछ अनाउंस किया। उसकी इस अनाउंसमेंट ने सबको हिलाकर रख दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। उसने फिर अपनी जादुई आवाज में बोलना शुरू किया। अलग अलग रीजन्स तक वीडियो पहुंचाने के लिए उसमें ऑटो ट्रांसलेशन सिस्टम लगा हुआ था। जब उसने बोलना शुरू किया तो लोग अपना काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ गए और ध्यान से उसकी बातें सुनने लगे। यहाँ तक कि रोड पर पैदल चलने वाले लोग भी वहीं खड़े होकर अपना सर ऊंचा करके बिली बोर्ड्स पर वो वीडियो देखने लगे। वीडियो में उस आदमी ने ऐसे स्माइल किया जैसे उसने लोगों की रिएक्शंस देख लिए हों और फिर कहा, इस तरह अचानक मुझे देखकर आप लोग हैरान हो गए होंगे, लेकिन डरिए मत, क्योंकि बहुत जल्द आप सब लोगों पर मैं राज करूंगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने राज ही कहा।
तो फिर मैं अब आप लोगों को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम ऋषभ सिंघानिया है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मैंने ही इस देश की पहली सैटेलाइट बनाई थी और उसके बाद भी मैंने बहुत सी चीजें बनाई, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों ने उस चीजों के बारे में नहीं सुना होगा। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप सब लोगों को मेरी पिछले कई सालों की रिसर्च और उसके रिजल्ट्स के बारे में बताऊं। इसलिए अच्छा रहेगा कि आप सब लोग सुनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं सब वो चीजें बताने वाला हूं जो मैं पिछले कई सालों में इस दुनिया पर करता आ रहा हूं। स्क्रीन पर पूरे ग्रेस के साथ ऋषभ ने ताली बजाई। ताली बजाते ही उसके पीछे की बहुत बड़ी स्क्रीन पर स्पेस में सैटेलाइट्स की पिक्चर्स आ गईं। ज्यादातर लोगों का सबसे पहला ध्यान उन 10 सैटेलाइट्स पर गया जो एक ही सीधी लाइन में थी। क्या आप सब लोगों ने देखा? ये सारी सैटेलाइट्स मेरे इन्वेंशन का ही हिस्सा हैं। मैं इस सैटेलाइट को आप सब लोगों से बात करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारे सैटेलाइट्स फट जाएंगे और ये मेरा आप लोगों के लिए पहला गिफ्ट होगा। ऑफ कोर्स मैंने सिर्फ यही चीज नहीं करी है। मेरी सबसे बड़ी क्रिएशन ये थी कि मैंने इस धरती की ओजोन लेयर पर लगभग 500 सैटेलाइट्स फैला रखी हैं। हाँ, आप लोग ने सही सुना, ऐसी लगभग 500 सैटेलाइट्स हैं। ये सैटेलाइट्स न सिर्फ सिग्नल भेजती हैं, बल्कि इनमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव पावर भी है। हर सैटेलाइट एक एटॉमिक बॉम्ब की जितनी एनर्जी रिलीज कर सकती है। क्या आप लोग ये सब सुनकर हैरान हो? क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं इस दुनिया को खत्म करने की प्लान कर रहा हूँ? ऋषभ ने स्माइल किया और आगे की बात इतनी आसानी से कही जैसे मौसम विभाग से कोई मौसम की खबर दे रहा हो। उसने कहा, अगर आप ऐसा बिल्कुल सोच रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जब ये सैटेलाइट्स धरती तक पहुंचकर फट जाएंगी तो पूरी दुनिया शायद खत्म हो जाए। हालांकि आप लोग मत डरिए, क्योंकि अगर आप मेरे साथ वफादार रहने की कसम खाओगे और मेरे लिए काम करोगे तो दुनिया ऐसी ही रहेगी। मैं आप सब लोगों को इस बारे में सोचने के लिए 1 महीने का वक्त दूंगा। 1 महीने बाद मैं आप लोगों का डिसीजन जानने के लिए दोबारा आऊंगा। याद रहे, डिसाइड करने के लिए आप सब लोगों के पास सिर्फ 1 महीने का ही वक्त है और इस चीज का खिलाफ जाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं स्पेस में सब कुछ देख सकता हूँ। ऑलराइट, आज के लिए इतना काफी। अब आप सब इस आतिशबाजी को देख सकते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। फिर स्क्रीन पर दोबारा सैटेलाइट्स आ गईं। वो 10 सैटेलाइट्स जो एक लाइन में अरेंज थी, उनमें से एक अचानक धरती की तरफ आने लगी। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था कोई मीटियोर स्पेस से आ रहा है। हर कोई चौकन्ना होकर उस सैटेलाइट को देख रहा था और अचानक वो स्पेस में ही एक्सप्लोड हो गई। उस एक्सप्लोजन से जोर का धमाका हुआ और सैटेलाइट के टुकड़े टुकड़े तारों की तरह बिखर गए। थैंकफुली उसकी चिंगारियां ओजोन लेयर तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गईं। उस वक्त इस दुनिया में ये वीडियो देख रहा हर इंसान हैरानी के कारण सांस लेना ही भूल गया था। उन्हें लगा था कि सैटेलाइट एक्सप्लोजन एटॉमिक बॉम्ब के फटने जितना बड़ा होगा, लेकिन थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अगले ही सेकंड पूरी दुनिया की सांसें दोबारा रुक गई थी, क्योंकि दूसरी सैटेलाइट ने भी नीचे गिरना शुरू कर दिया था। वो सैटेलाइट पहली ही सैटेलाइट से बहुत पहले फट गई थी और एक्सप्लोजन भी उससे काफी बड़ा था। थैंकफुली ये भी धरती से दूर थी, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इन 2 एक्सप्लोजन ने लोगों को एक बात तो बता दी थी कि ऋषभ के पास ही इन सैटेलाइट्स को एक्सप्लोड करने का कंट्रोल था और हर एक सैटेलाइट का एक्सप्लोड होने का मैग्नीट्यूड एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं था कि उनमें से कोई सैटेलाइट एटॉमिक बॉम्ब के एक्सप्लोड होने की पावर को मात दे सकती थी। अगली सैटेलाइट के एक्सप्लोजन से ये बात कंफर्म हो गई थी। अगली कुछ सैटेलाइट्स के एक्सप्लोजन का मैग्नीट्यूड एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, लेकिन हर किसी से ऋषभ की सीरियसनेस के बारे में पता चल गया था। जब भी सैटेलाइट एक्सप्लोड हो रही थी, तब हर बार लोगों के दिलों की धड़कन थम सी गई थी। हालांकि हर किसी को थोड़ी राहत भी मिल रही थी, क्योंकि कई लोगों ने ये सोच लिया था कि सैटेलाइट बिना डैमेज हुए धरती पर नहीं आ सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि धरती पर ओजोन की लेयर थी। हालांकि हर किसी को थोड़ी राहत भी मिल रही थी, क्योंकि कई लोगों ने ये सोच लिया था कि सैटेलाइट बिना डैमेज किए हुए धरती पर नहीं आ सकती। सैटेलाइट स्पेस में फ्रिक्शन क्रिएट करेगी और जब वो एटमॉस्फेयर में अंदर जाएगी तो इतनी ज्यादा हीट के कारण वो एक्सप्लोड ही जाएगी। जब वो आसमान तक पहुंचेगी तब तक उसकी चिंगारियां गायब हो जाएंगे। इसलिए सैटेलाइट की अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद एक्सप्लोड होना नामुमकिन था। हालांकि जब आखिरी सैटेलाइट धरती की तरफ आई और ओजोन लेयर को क्रॉस करने के बाद भी एक्सप्लोड नहीं हुई, तो पूरा देश शांत हो गया। किसी ने भी ऋषभ की बातों को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। वो सच में सैटेलाइट को धरती पर पहुंचने के बाद एक्सप्लोड करवा सकता था। जो मटेरियल उसके सैटेलाइट में लगता था वो ओजोन लेयर को
क्रॉस करने के लिए हीट को ऑब्जर्व कर सकता था। जैसे ही स्पेस की ये आतिशबाजी खत्म हुई, पूरी दुनिया पर ऋषभ का खौफ छा चुका था। बहुत से लोग डरे हुए थे, लेकिन कई लोग तो बहुत खुश थे क्योंकि अब उन्हें अपने दानव को बाहर निकालने का मौका जो मिल गया था। जब उन्हें कुछ गलत करने से कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि अंत में तो दुनिया खत्म होने वाली थी। कई लोग अपने देश और परिवार के खातिर ऋषभ के खिलाफ जाने लगे। कईयों ने तो दुनिया खत्म होने के इंतजार करने से पहले ही आत्महत्या कर ली थी। जिन लोगों ने खुद को शांत रखा वो बहुत कम थे। तान्या का ग्रुप उनमें से एक था। अब उन्होंने स्पेस में आतिशबाजी देखी जो ऋषभ ने करवाई थी, तो वो हैरान हो गए थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि ये खतरा इतना बड़ा होगा। जितना उन्होंने सोचा था, ऋषभ का काम और उसकी धमकी उससे भी ज्यादा सीरियस थी। तान्या, अब हम क्या करेंगे? पुनीत का ग्रुप भी अब थोड़ा डर गया था। वो मदद के लिए तान्या की तरफ देखने लगे। तान्या को भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे, इसलिए उसने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने कहा, चलो अभी पहले प्रेसिडेंट के घर चलते हैं और फिर ऋषभ के बारे में और पता लगाते हैं। तुम सही कह रहे हो, और अभी हमें वहीं जाना चाहिए। तान्या फाइनली हैरानी से बाहर आ गई थी। उस वक्त जितना हो सकता था उन्हें ऋषभ के बारे में सब कुछ पता लगाना ही था। शायद उन्हें उसके पास्ट के बारे में कुछ पता चल जाए। कोइंसिडेंटली प्रेसिडेंट भी उन लोगों से मिलना चाहता था। अमित भी सिंघानिया विला से निकलकर जल्दी से प्रेसिडेंट के घर चला गया। वो बेवकूफ नहीं था। वो वहां से तभी निकला जब सिंघानिया विला में कोई नहीं था। अगर वो निकलने में एक सेकंड भी और लेट हो जाते तो वहां से वो नहीं निकल पाता, क्योंकि उसके निकलते ही बहुत से लोग सारी बात जानने के लिए सिंघानिया विला आ गए थे। ये तो जाहिर सी बात है कि ऋषभ का सिंघानिया फैमिली से कोई रिश्ता तो था ही, इसलिए सब लोग गुस्से में सबसे पहले सिंघानिया फैमिली से ही इंसाफ मांगने गए। हालांकि जब वो सिंघानिया विला पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ अशोक दिखा, जो बेबस और लाचार बेड पर लेटा हुआ था। किसी ने नहीं सोचा था कि जयंत सिंघानिया पहले ही प्रेसिडेंट के घर जाने के लिए वहां से निकल गया होगा। तान्या के ग्रुप को प्रेसिडेंट के घर तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग गया था। रास्ते में खुलेआम दंगे फसाद हो रहे थे। बहुत लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। पुलिस भी अब उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इससे पहले कि ऋषभ दुनिया को खत्म कर देता, उससे पहले इंसानियत खुद ही अपना वजूद खो देने वाली थी। थैंकफुली सेफ्टी और ऑर्डर्स को बरकरार रखने के लिए देश में अपने बेस्ट लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स भेज दिए गए थे। अगर पूरा देश बिना किसी सिस्टम के अस्त व्यस्त हो गया तो दुनिया सच में खत्म हो जाएगी। प्रेसिडेंट को भी बाहर की इस सिचुएशन के बारे में पता चल गया था। उसके ऑफिस का फोन लगातार बज रहा था। उसने लोगों के फोन कॉल्स को उठाने के लिए अपने सेक्रेटरी को वहां बिठाया और जल्दी से तान्या के ग्रुप से मिलने के लिए चला गया। जब उसने उन्हें देखा तो प्रेसिडेंट गुस्से में जयंत से पूछने लगा, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी सिंघानिया फैमिली ये सब करके क्या हासिल करना चाहती है? और ऋषभ तो मर गया था ना, तो फिर वो उस वीडियो में कौन था? अमित कोई जवाब नहीं दे पाया, इसलिए उसने सिर्फ अपने कंधे हिलाए और कहा, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें कैसे नहीं पता? तुम ही पूरी सिंघानिया फैमिली में एक ऐसे इंसान हो जिसे ये सब कुछ पता होना चाहिए। तान्या ने कहा, ये जयंत सिंघानिया नहीं है। प्रेसिडेंट हैरान हो गया। क्या कहा तुमने? ये जयंत सिंघानिया नहीं है, इसलिए ये आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। इसे सच में कुछ नहीं पता। मैं आपको बाद में सब कुछ बताती हूँ। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें आपसे ऋषभ के बारे में जानना है। प्रेसिडेंट हंसने लग गया। तुम ये मुझसे पूछने आए हो? तान्या ने अपना सर हिलाया। प्रेसिडेंट ने कहा, मुझे लगा था कि तुम मुझे ऋषभ के बारे में बताओगे और तुम खुद मुझसे पूछने आई हो। हमेशा से मुझे पता था कि सिंघानिया फैमिली के जरूर कुछ गलत इंटेंशंस हैं। मुझे लगा था उनका एम पूरे फ्रांस को अपने कब्जे में करना होगा, लेकिन वो लोग तो पूरी दुनिया पर अपना राज चलाना चाहते हैं। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं उनके खिलाफ कभी नहीं जाता। अगर ये एक्सपेरिमेंट इसी तरह जारी रहे तो ऋषभ दुनिया के सामने नहीं आता और पूरी दुनिया अभी भी सेफ होती। अगर अब पूरी दुनिया खत्म होती है तो ये सारी मेरी ही गलती होगी। प्रेसिडेंट की बातों से लग रहा था कि ऋषभ के इस तरह आने से उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी और उसकी बातें बिल्कुल अजीब लग रही थी। तान्या एक कदम आगे बढ़ी और कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपकी चिंता को समझ सकती हूँ, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप उनके खिलाफ नहीं भी जाते तो भी पूरी दुनिया को वो अपना दुश्मन बनाते हैं, बल्कि आपने तो उसकी असलियत सामने लाकर अच्छा किया। प्रेसिडेंट ने पूछा, ये कोई अच्छा काम है? ये क्या अच्छा काम है? आदित्य तान्या के आगे आया और कहा, क्या ये अच्छा नहीं है कि बिना पूरी तैयारी के उन्हें सामने आना पड़ा? उसकी इस बात को सोचते हुए प्रेसिडेंट बिना कुछ कहे एक कदम पीछे हो गया। तान्या ने कहा, सिंघानिया फैमिली के इस तरह नीचे आने की वजह से ही ऋषभ को जबरदस्ती सबके सामने आना पड़ा।
वो सिंघानिया फैमिली को बर्बाद नहीं होने दे सकता, क्योंकि इससे वो फिर उनके लिए काम कर रहे वफादार लोगों को खो देगा। इसलिए उसे मजबूरन सबके सामने आना ही पड़ा। और मुझे पता है कि अब तक उनकी प्रिपरेशन फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंची होगी। वैसे तो हमें नहीं पता कि वो किस तरीके का प्लान बना रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पूरे तैयार नहीं है। और ये हमारे लिए अच्छी बात है। एटलीस्ट हमारे पास अभी भी उनसे लड़ने का मौका है। अगर वो पूरी तैयारी के साथ सबके सामने आता है तो फिर हम सच में कुछ नहीं कर पाते। प्रेसिडेंट चिंता में आ गए और बहुत देर तक सोचने के बाद उसने कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब हम कैसे फाइट बैक करेंगे? ऋषभ ने इस तरह पूरी तैयारी की थी कि अब उसके खिलाफ जाने का उनके पास कोई मौका नहीं था। 500 सैटेलाइट्स एक खतरे की तरह स्पेस में मंडरा रही थी। अगर उन्हें स्पेस से घिरकर एक्सप्लोड होने का ऑर्डर मिल गया तो पूरी दुनिया सच में नष्ट हो जाएगी। उनके पास फाइट बैक करने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि ऋषभ स्पेस से उनकी हर चाल ऑब्जर्व कर रहा था। अगर उन्होंने उसे किसी भी तरह गुस्सा दिलाया तो वो खतरे में आ सकते थे। तानिया ने प्रेसिडेंट का जवाब देते हुए कहा, अभी के लिए मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उससे निपटने का सलूशन निकालने के लिए अभी भी हमारे पास 1 महीना है। प्रेसिडेंट ने कहा, कहने में तो ये आसान लगता है। जब तक हम उन सारी सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर देंगे तब तक हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तानिया ने जवाब दिया, तो फिर हम उन्हें डिस्ट्रॉय करने का कोई रास्ता निकालेंगे। ये सुनकर प्रेसिडेंट, आदित्य और बाकी सब हैरान हो गए। वाकई में अब यही एक रास्ता था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? हालांकि ये सिर्फ तानिया की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी थी, इसलिए उसे खुद ये सोल्यूशन निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। डिस्कशन करने के लिए जल्दी ही प्रेसिडेंट ने के पूरी दुनिया के लीडर्स से बात की। यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग अटेंड करने के लिए सारे देशों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज दिए थे। उन्होंने ऋषभ के इरादों को एनालाइज करने के लिए एक स्पेशल साइकोलॉजी यूनिट बनाई। उन्होंने ऋषभ के बारे में सर से लेकर पांव तक सब कुछ एनालाइज किया। उसकी किसी भी डिटेल को नजरअंदाज नहीं किया गया था। उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी एज, उसकी पर्सनालिटी, उसके लुक्स, सब कुछ रिकॉर्ड किया गया। नतीजा ये निकला कि जो आदमी उस दिन स्क्रीन पर आया था वो ऋषभ सिंघानिया नहीं था। उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ऋषभ 70 साल का होना चाहिए था। वो इतना जवान और हैंडसम नहीं हो सकता था जितना स्क्रीन पर वो आदमी दिख रहा था। अजीब सी बात थी ये। किसी को भी नहीं पता था कि ऋषभ कैसा दिखता है। उन्हें उसकी कोई पिक्चर नहीं मिल सकी और जो लोग उसे पर्सनली जानते थे वो सब मर चुके थे। यहाँ तक कि सिंघानिया फैमिली के लोग भी नहीं बता पा रहे थे कि वो कैसा दिखता था। मोहित के हिसाब से जब पहली बार उन्होंने ऋषभ से वीडियो कॉल पर बात की थी तो वो ऐसा ही दिखता था। इतने सालों में उसके लुक्स कभी नहीं बदले, इसलिए उन्हें अच्छे से पता था कि वो ऋषभ ही था। सिंघानिया फैमिली का जीनियस, उसकी वजह से ही सिंघानिया इतनी जल्दी फ्रांस की सबसे अमीर फैमिली बन पाई थी। अनाथ आश्रम और लॉन्च साइट सब उसी के आइडियाज थे। आज तक जितनी भी सैटेलाइट्स बेस से लॉन्च हुई थी वो सब ऋषभ ने ही बनाई थी। जिस तरीके से मोहित और उसके आदमी ऋषभ के बारे में बता रहे थे उससे एक बात तो सब समझ में आ गई थी कि ऋषभ सिंघानिया सच में एक जीनियस था। वो इतना बड़ा जीनियस था कि बहुत सालों पहले उसने खुद ने एक स्पेसशिप बनाई थी और खुद अकेले उसमें बैठकर स्पेस में चला गया था। फिर वो वहीं एक प्लेनेट पर सेटल हो गए और दोबारा कभी इस धरती पर नहीं दिखा। सिंघानिया फैमिली के पास उसके ऑर्डर्स हमेशा एक वीडियो से ही आते थे। पूरी दुनिया पर राज करने के लिए सिंघानिया फैमिली उनकी हर एक बात मानने के लिए तैयार था। ऋषभ की अट्रैक्शन और उसके टैलेंट ने अपना ऑरा इस तरह बना लिया था कि जिन लोगों के दिलों में भी इंसानों के लिए नफरत थी वो उसके आदर्शों पर चलने लग गए। और फिर ऋषभ सच में पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था, इसलिए उनकी वफादारी कभी कम नहीं हुई। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उन लोगों के दिलो दिमाग में उनका एडमायरेशन भी बढ़ता गया और वो उनके दिमाग के लिए एक भगवान बन गया। ऋषभ उनके लिए एक ऐसा भगवान बन गया था जिसे वो पूरी श्रद्धा के साथ पूजते थे। अगर ऋषभ उन्हें सेक्रीफाइस के नाम पर अपनी जान देने को बोल दे तो शायद वो लोग चुपचाप वहाँ से वैसे भी कर देते। मोहित और उसके लोगों का ऋषभ में ऐसा अंधविश्वास देखकर लगा कि तान्या का ग्रुप डिसअपॉइंट हो गया था। ऋषभ का ऐसा चार्म उसके लिए अच्छा नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दुनिया में मोहित जैसे बहुत लोग थे। अगर उन सब लोगों ने ऋषभ की पूजा करना शुरू कर दिया तो दुनिया सच में खत्म हो जाएगी। इसलिए बहुत से लोगों ने ये डिसाइड किया कि ऋषभ की कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करेंगे। हालांकि लोगों ने ऋषभ के बारे में बातें करना बंद नहीं किया था। वैसे तो उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर लोगों को नहीं बताई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने ऋषभियंस नाम के ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए थे। उनका मकसद था खुद को पूरी तरीके से ऋषभ के हाथों में सौंप देना।
और वफादारी से उनके लिए काम करना। देखा जाए तो ऋषभ की इस अपीयरेंस ने पूरे देश में आतंक मचा दिया था। अब इसके नतीजे अच्छे होंगे या बुरे, एटलीस्ट अभी के लिए तो ये कोई नहीं बता सकता। कई दिन बीत चुके थे जब से ऋषभ ने अनाउंसमेंट किया था। हर दिन कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव आ रहा था। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगियों में बदलाव आने लग गए थे। हालांकि कोई सा भी बदलाव अच्छे के लिए नहीं था। फैक्ट्रीज, स्कूल्स, कॉलेजेस और बिजनेस सब बंद हो गए थे। धीरे धीरे सड़कों पर भी गाड़ियां चलनी बंद हो गई और पैदल चलने वाले लोग भी बहुत कम हो गए। हर कोई बस से आखिरी महीना अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता था। सिर्फ बेघर और आतंकवादी लोग ही सड़कों पर खुलेआम घूम रहे थे। इसलिए अब सिर्फ इंटरनेट पर ही सबसे ज्यादा भीड़ होने लगी। हर दिन बहुत सारे लोग ऋषभ से बात करने के लिए या खुद को बचाने के अलग अलग तरीके इंटरनेट पर पोस्ट करने लगे। कई लोगों ने तो ऋषभियंस नाम के ग्रुप पर रजिस्टर करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट्स भी बना दी थी। हालांकि सबसे खतरनाक चीज तो ये थी कि अभी उस वेबसाइट को बनाने आधा दिन भी नहीं हुआ था और इतने कम टाइम में लगभग 10 लाख लोगों ने उस पर रजिस्टर कर लिया। वैसे तो जिन लोगों ने ये वेबसाइट बनाई थी उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ऐसा सिर्फ फ्रांस में हुआ। पूरी दुनिया में न जाने कितने लोग थे जो ऋषभ के लिए अपनी वफादारी दिखाने को तैयार थे। अगर वो सब लोग इकट्ठे हो गए तो उसका अंजाम कोई सोच भी नहीं सकता कितना बुरा होगा। इसलिए यूनाइटेड नेशंस भी रोज अपनी मीटिंग्स में लगे हुए थे और ऐसी महामारी से बाहर निकलने के अलग अलग तरीके डिस्कस कर रहे थे। हर देश अपने कामों में बहुत व्यस्त हो गया था। हालांकि ये सारी मेहनत बर्बाद होने वाली थी, क्योंकि चाहे वो अपना कितना ही दिमाग क्यों न लगा लें, ऋषभ की मंजूरी के बिना उन सारी सैटेलाइट्स को हटाना नामुमकिन था। टाइम धीरे धीरे खत्म होने जा रहा था। जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था वैसे वैसे लोगों की उम्मीदें कम होती जा रही थी। यहाँ तक कि बहुत से देशों के लीडर्स ने भी हार मानना शुरू कर दिया था। हालांकि तान्या का ग्रुप जो लॉन्च बेस पर ही रुका हुआ था, उन्होंने हार नहीं मानी। उस वीडियो के बाद हर देश ने उन कंप्यूटर्स को हैक करने के लिए अपने देश के बेस्ट कंप्यूटर एक्सपर्ट्स वहां भेज दिए। उन्हें उम्मीद थी कि जल्दी ही कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हालांकि कोई भी एक्सपर्ट उन कंप्यूटर्स पर कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। उस रूम में सारे सुपर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड थे। सुपर कंप्यूटर्स को हैक करने से सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और सारी इंफॉर्मेशन को गायब कर देगा। अगर कोई उन कंप्यूटर्स को भी हैक करता है तो भी सिस्टम अपने आप चालू हो जाएगा। देखा जाए तो वो सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस था। सिर्फ सही पासवर्ड लगाने से ही वो कंप्यूटर्स बिना किसी डैमेज के खुल सकते थे। इतने ज्यादा एडवांस डिफेंस सिस्टम के सामने वो सारे एक्सपर्ट्स कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें बस इतना पता चला था कि ये सिस्टम ऋषभ ने बनाया है। अगर उनकी जीनियस का लेवल इतना ज्यादा हाई था तो ये सोचना मुश्किल नहीं था कि उसने न जाने और कितनी ज्यादा एडवांस इन्वेंशंस की होंगी। अनफॉर्चुनेटली वो अपना ये टैलेंट किसी बुरे काम में लगा रहा था। अगर उसका ये टैलेंट किसी अच्छे काम में इस्तेमाल होता तो दुनिया को बहुत ज्यादा फायदा मिलता। ऋषभ जैसे जीनियस लोग बहुत ज्यादा खतरनाक थे। ऐसे जीनियस दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। कई दुनिया की भलाई के लिए कुछ काम करते हैं और कई दुनिया को खतरे में डालते हैं। इसलिए अगर पूरी दुनिया का कंट्रोल उसके हाथों में आया तो धरती को कोई नहीं बचा पाएगा। ऑनेस्टली कहें तो गुस्सा और डिसअपॉइंट होने की बजाय बहुत से लोग उससे मिलना चाहते थे। यहाँ तक एक्सपर्ट्स भी उससे बहुत कुछ सीखना चाहते थे। हालांकि ऋषभ पूरी दुनिया का दुश्मन बन चुका था। इनफैक्ट पूरी हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा दुश्मन वही था। जो सिस्टम उसने बनाया था वो लोग उसे नहीं संभाल पा रहे थे। बहुत देर तक मेहनत करने के बाद एक्सपर्ट्स वहां से निराश होकर चले गए, क्योंकि वो अभी तक सिस्टम को हैक नहीं कर पाए थे। कोई भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था। उन्होंने अपनी एनर्जी किसी और काम में लगाने का डिसाइड किया। लगभग सभी लोग सिंघानिया फैमिली की लॉन्च बेस पर हार मान चुके थे। सिर्फ तान्या का ग्रुप ही ऐसा था जो इस काम में लगा हुआ था। तान्या अपना सारा समय उस सिस्टम को हैक करने की कोशिश में लगा देती। अब वो उसकी एक जिद बन चुकी थी। कुछ दिनों तक लगातार मेहनत करने के बाद उसका वजन भी कम हो गया था। आदित्य और बाकी लोगों से आराम करने के लिए कहते थे, लेकिन वो उसकी बात को अनसुना कर देती थी। उसे अब अपने गोल को पाने से कोई नहीं रोक सकता था। उसका गोल ये था कि उसे ऋषभ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कैसे भी करके इन सिस्टम्स को हैक करना था। अब यही उसकी जिद थी। उसने ये जिम्मेदारी अब अपने कंधों पर ले ली थी। हालांकि आदित्य और बाकी लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो इतनी जिद्दी क्यों हो गई थी। वैसे तो आदित्य उसकी सारे डिसीजंस में उसका साथ देता था, लेकिन अब जब उसकी जिद से उसकी सेहत पर असर हो रहा था तो आदित्य अपनी कामनेस खो बैठा। वो जल्दी से कंट्रोल रूम में गया, तान्या का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे कमरे से बाहर ले आया।
तान्या, जो अचानक आदित्य को इस तरह देखकर हैरान हो गई थी, उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आदित्य ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जितनी ताकत से उसने तान्या का हाथ पकड़ा था, उससे उसकी नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। तान्या ने उसकी आंखों में देखा और ऐसा लग रहा था कि वो उसकी नाराजगी समझ गई थी, क्योंकि उसने फिर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की और चुपचाप उसके साथ चलती गई। जैसा उसने सोचा था, आदित्य उसे उसके कमरे में ले गया। कमरे के बीचों बीच रखी टेबल पर खाना पड़ा था। उसने तान्या को चेयर पर बिठाया और ऑर्डर दिया, पहले तुम अपना खाना खाओगी और फिर उसके बाद तुम आराम करोगी। उसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं करना। आज रात तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती, समझ आया? तान्या ने उसे देखने के लिए अपना सर उठाया। जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, आदित्य उसे घूरने लगा। कोई बहाना नहीं चलेगा और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को मानना ही होगा, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। तान्या हैरान हो गई थी। ऐसा पहली बार था कि आदित्य ने उससे इस तरीके से बात की हो। हालांकि तान्या गुस्सा नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि वो सिर्फ उससे इसलिए बात कर रहा था क्योंकि उसे उसकी फिक्र थी। आदित्य उसके पास बैठा और गुस्से से खाना उसकी प्लेट में डाला। हालांकि जल्दी ही उसका गुस्सा गायब हो गया और उसने कहा, अच्छे से अपना खाना खाओ। शायद दुनिया खत्म होने वाली हो, लेकिन तुम्हारी सेहत अभी भी सबसे ज्यादा जरूरी है। तान्या हंसने लगी। जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो सेहत से किसे फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। आदित्य ने अपनी चमकीली आंखों से उसकी आंखों में देखा और कहा, चाहे दुनिया खत्म ही क्यों ना होने वाली हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम जिंदा रहो। इसलिए तुम्हारी सेहत मेरे लिए हमेशा जरूरी है। मुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि सिंघानिया फैमिली मुझे जरूर मार देगी, क्योंकि तान्या ने ही सिंघानिया फैमिली को बर्बाद किया था, इसलिए उसका बचना मुश्किल था। आदित्य ने स्माइल किया और कहा, उसे कोशिश करने दो। ऋषभ ने तो खुद हमारे सामने आकर लड़ने की हिम्मत नहीं की। वो सिर्फ स्पेस से ही हमें धमकियां दे सकता है। उसे तुम्हें खतरे में डालने के लिए यहाँ आना होगा। और याद रहे, जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई भी, यहाँ तक कि ऋषभ भी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अचानक तान्या की आंखों में चमक आ गई और उसने पूछा, क्या कहा तुमने? आदित्य ने अपनी बात रिपीट करते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूँ। कोई भी, यहाँ तक कि ऋषभ भी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, ये नहीं। तान्या ने अपना सर हिलाया और उसे देखते हुए कहा, तुमने कहा ऋषभ ने खुद हमारे सामने आकर लड़ने की हिम्मत नहीं है। वो सिर्फ स्पेस में बैठकर ही धमकियां दे सकता है। आदित्य को समझ नहीं आया कि वो इस बात पर इतना ध्यान क्यों देने लगी, लेकिन उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, उसमें यहाँ धरती पर आने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर वो यहाँ आया तो वो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। अगर वो खुद पूरी दुनिया के साथ यहाँ मर गया तो वो दोबारा दुनिया को नहीं धमका पाएगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तान्या ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। आदित्य उसे ऐसे देखकर हैरान हो गया, क्योंकि तान्या अपने इमोशंस कभी इस तरह नहीं दिखाती थी। तान्या खुशी से हंसने लगी। वो यहाँ नीचे आने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मौत से डर लगता है। नहीं आओ, वो इस तरह अपने प्लान्स को बनाने में इतने साल क्यों वेस्ट करता? वो खुद को किसी भी मुसीबत में नहीं डाल सकता, क्योंकि अभी तक उसके एम्बिशंस पूरी नहीं हुए। आदित्य कंफ्यूज हो गया। और तुम कहना क्या चाहती हो? अगर वो नीचे नहीं आता तो वो इस दुनिया पर कैसे राज कर सकेगा? वो स्पेस में भगवान की तरह बैठा रहा तो उसमें क्या मजा आएगा? आदित्य ने कहा, सच में अगर वो नीचे नहीं आया ना तो दुनिया पर कैसे रूल कर पाएगा? तान्या ने पूछा, और फिर अब तो उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है। अगर वो सच में एक रूलर बना तो वो अपने सिंहासन पर कितने सालों तक बैठ सकता है? आदित्य हैरान था। उसने हेजिटेट होते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब? तान्या ने अपना सर हिलाया। हाँ, उसे मेमोरी सेल्स की जरूरत पड़ेगी। अब आदित्य को उसकी पूरी बात समझ आ गई थी। उसने कहा, वो यहाँ नीचे आने की हिम्मत नहीं कर रहा, इसका मतलब कि उसे अभी तक ये नहीं पता चला कि मेमोरी सेल्स की रिसर्च पूरी हो गई है। ऐसा हो सकता है, लेकिन शायद उसे पूरी बात पता हो। शायद अभी तक ये चीज उसके किसी काम की ना हो, जिसकी एक्सपायरी डेट 6 महीने की है। अगर ये रिसर्च अनसक्सेसफुल ही रहती है तो वो दुनिया पर राज नहीं कर सकता। शायद इसलिए उसने इतने सालों से प्लान तैयार करने के बाद भी अब तक कोई चाल नहीं चली। अभी भी आदित्य को एक बात समझ नहीं आ रही। उसने तान्या से पूछा, अगर वो स्पेस में ही रहता है तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो वहां रहकर भी पूरी दुनिया को खत्म करने की धमकी दे सकता है, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास एक उम्मीद तो है। वो हमेशा पूरी दुनिया पर अपना राज नहीं चला सकता, क्योंकि वो मर जाएगा, और जब वो मरेगा तो दुनिया वापस पहले जैसी स्थिति में आ। आदित्य खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। ये तो चीजों को देखने का बहुत आसान तरीका है। अगर वो अगले 10 सालों तक और जिंदा रहा तो
दुनिया को अपने तरीके से बदलने के लिए 10 साल काफी होते हैं। तान्या ने अपना सर हिलाया और कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, लेकिन वो उससे पहले भी तो मर सकता है। अगर हम उसे मारने का कोई तरीका ढूंढें तो वो हमारे लिए काफी अच्छा होगा, लेकिन ऐसा करना इम्पॉसिबल है। वो स्पेस में था और ये लोग धरती पर, और फिर वो स्पेस से उनकी हर एक चाल को मॉनिटर कर रहा था, इसलिए उसे मारने की सीक्रेटली प्लानिंग करना बहुत मुश्किल था। हालांकि सब अगर एक ही जगह पर होते तो इतनी दिक्कत नहीं होती। तान्या ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है ऋषभ कहाँ होगा? क्या वो चांद पर हो सकता है? इस सवाल पर यूनाइटेड नेशंस भी बहुत बार डिस्कशन कर चुकी थी। आदित्य ने अपना सर हिलाया। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी तो उसी जगह की है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान चांद पर तो जा चुका था और बाकी किसी प्लैनेट पर नहीं, लेकिन ऋषभ के चांद के किस हिस्से में छुपा है ये पता लगाना एक मुश्किल काम था। वो इतने सालों से स्पेस में है तो ये हो सकता था कि शायद उसने चांद पर खुद का एक बेस बना लिया हो। तान्या ने कहा, उसने जरूर चांद पर अपना बेस बनाया होगा, और वो बेस शायद एनर्जी क्रिस्टल की मदद से बनाया गया हो। उसी से बना होना चाहिए क्योंकि सैटेलाइट भी उसी मटेरियल से बनी हुई है। जब सैटेलाइट्स धरती पर गिरी थी तो जल्दी ही उन्हें रिसर्च के लिए भेज दिया गया था, और वो वाकई में एनर्जी क्रिस्टल से बने हुए थे। उन एनर्जी क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई था और इसलिए वो इतनी आसानी से नहीं जल सकता था। शुरुआत से ही उन्होंने नहीं सोचा था कि क्रिस्टल्स धरती से ही निकलते होंगे, और अब तो उन्हें बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि ये क्रिस्टल्स धरती से तो बिल्कुल नहीं निकलते थे। ये शायद चांद का ही कोई मिनरल होगा। ऋषभ बहुत सालों पहले ही चांद पर चला गया था और शायद वहीं उसने ये मिनरल्स ढूंढे होंगे। इन्हीं मिनरल्स की वजह से वो अपना बाकी का सारा प्लान बना पाया होगा। अब दूसरे शब्दों में कहें तो उन एनर्जी क्रिस्टल के बिना वो इस तरीके का खतरनाक प्लान कभी नहीं बना पाता। तान्या ने आसमान में देखने के लिए अपना सर ऊंचा किया और कहा, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी सारी सैटेलाइट्स यहाँ से लॉन्च की गई होंगी। आदित्य ने भी उसकी नजरों को फॉलो करते हुए ऊपर देखा और कहा, मुझे भी यही लगता है। अगर इतनी सारी सैटेलाइट्स यहाँ से लॉन्च होती तो देश को इस बारे में पता रहता, इसलिए शायद उसका किसी और प्लैनेट पर भी बेस है और उसके पास ह्यूमन रिसोर्स की बिल्कुल कमी नहीं है। तान्या ने कहा, शायद उसकी मॉम और अरविंद के पापा भी वहाँ उसके साथ ही होंगे। शायद अनाथ आश्रम के बच्चों को बड़े होने के बाद स्पेस में भेज दिया जाता होगा। अगर उसके आसपास लोग हुए तो इसका मतलब था कि उसके आसपास उस तक पहुंचने का चांस है। वहाँ ऐसे लोग तो होंगे ही जो ऋषभ से सेटिस्फाइड ना हो या उसके खिलाफ हो। अगर वो किसी तरह उन लोगों से बात कर ले और उनके साथ कोऑपरेट करे तो वो ऋषभ को नीचे ला सकते थे। जितना ज्यादा तान्या इस बारे में सोच रही थी वो उतना ज्यादा एक्साइटेड होती जा रही थी। उसने आदित्य से कहा, हमें इन सिस्टम्स को हैक करना ही होगा। सिर्फ उन्हें हैक करने से ही हम ऋषभ के आसपास के लोगों को मिल सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आदित्य कुछ कह नहीं पाया। उस बात से इतना दूर जाने के बाद तान्या वापस उसी टॉपिक पर आ गई। वैसे देखा जाए तो ये बात सच भी थी, उन्हें सिस्टम्स को हैक तो करना ही था। हालांकि इतने एडवांस सिस्टम को हैक नहीं किया जा सकता था। एटलीस्ट जितना टाइम उन्हें मिला था उतने टाइम में तो बिल्कुल नहीं। हालांकि आदित्य भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने प्यार से तान्या की सर को सहलाया और कहा, मैं सिस्टम्स हैक करने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन आज तुम्हें खाना खाकर अच्छे से आराम करना होगा। हम कल से काम शुरू करेंगे, मंजूर है? तान्या ने स्माइल किया और उसकी बात मानते हुए कहा, मंजूर है। तान्या ने फिर खाना खाया और आराम करने चली गई। आदित्य भी उसके पास सो गया और अगली सुबह वो दोनों इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हो गए। तान्या की ऐसी जिद को देखकर कुछ एक्सपर्ट्स वहां रुक गए थे, लेकिन उन्हें नहीं लग रहा था कि वो दोनों इन सिस्टम्स को हैक कर लेंगे। सिर्फ अरविंद को उन पर पूरा भरोसा था। वो तान्या की काबिलियत और उसकी डिटर्मिनेशन को अच्छे से जानता था, इसलिए उसे पता था कि वो दोनों ये कर दिखाएंगे। तान्या अब पासवर्ड को जानने की जिद छोड़ चुकी थी। उसे जो काम दिया गया था वो बस वही कर रही थी। वो अब रिजल्ट्स की चिंता करके अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि बस उसे अपना 1000% देना है। आदित्य और तान्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके ढूंढ रहे थे। पहले तो अरविंद भी उनके डिस्कशन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब उन्होंने उसे अलग कर दिया था। तभी अरविंद को पता चला कि आदित्य भी कंप्यूटर एक्सपर्ट था। हालांकि ये बात अक्सर उसकी बिजनेस पार्ट्स के सामने छुप जाती थी। लोगों को सिर्फ उसकी बिजनेस टेक्निक्स दिखाई देती थी और किसी को नहीं पता था कि वो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट भी था। तान्या और आदित्य ने आपस में काफी डिस्कशन किया। उन्हें बहुत सारे आइडियाज तो मिले, लेकिन उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया।
बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच गई थी। पूरी दुनिया में दंगे फसाद हो रहे थे। दुनिया के हर कोने में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी लड़ाइयां हो रही थी और लोगों की मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता जा रहा था। अगर वो किसी तरह इस 1 महीने में ऋषभ को रोकने का कोई तरीका निकाल भी ले तो भी दुनिया की अर्थव्यवस्था 10 साल पीछे चली जाएगी। इसलिए ऋषभ ने उन्हें 1 महीने का वक्त दिया ताकि वो इंसानियत को गिरा सके। उसे पता था कि उसकी ऐसी अनाउंसमेंट करने के बाद दंगे फसाद तो होंगे, इसलिए उसने जानबूझकर लोगों को आपस में लड़ने के लिए 1 महीने का वक्त दिया। उस आदमी की सोच में ही क्रूरता भरी थी। अगर दुनिया उसके हाथों में आई तो उसके नतीजे सच में बहुत बुरे होंगे। इसलिए तान्या और आदित्य को अपने काम में सफल होना ही था, क्योंकि इससे सिर्फ वो दोनों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बच सकती थी। उन्होंने पूरी दुनिया की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली थी और अब वो ये जिम्मेदारी चाहकर भी अपने कंधों से नहीं हटा सकते थे। हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इतनी आसानी से हैक नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि तान्या जैसी जीनियस को भी ऐसा करने में दिक्कत आ रही थी। थैंकफुली तान्या और आदित्य दोनों का काम करने का तरीका एक जैसा था। हर कोई चिंता और प्रेशर में था, लेकिन उन दोनों ने अपनी कामनेस बनाए रखी। वो इन चीजों को लेकर कभी परेशान नहीं होते थे जिसे वो कंट्रोल न कर सकें। उन दोनों को इस तरह देखकर आलिया और बाकी लोग भी किसी न किसी तरीके से उन दोनों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे। जैसे कि कहावत है ना, 1 से भले 2। तान्या और आदित्य सिस्टम को हैक करने में बिजी थे और उनके पास किसी और चीज के बारे में सोचने का टाइम तक नहीं था। और यही पुनीत के ग्रुप ने उनकी मदद की। अब जब उनके पास कुछ करने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचना शुरू किया। एक तरफ आदित्य और तान्या कंप्यूटर्स पर काम कर रहे थे और दूसरी तरफ पुनीत का ग्रुप कुछ सोल्यूशन निकालने के लिए इकट्ठा हुआ। हर किसी ने अपने अपने सजेशन दिए, लेकिन कोई भी काम नहीं कर पाया। अगर पूरी दुनिया ऋषभ से निपटने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रही थी, करोड़ों लोग कोई रास्ता नहीं निकाल पाए, तो वो 4 क्या निकाल पाएंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि वो हार मान जाएं। जब तान्या और आदित्य ने खाना खाने के लिए अपने काम से ब्रेक लिया, तब आलिया और उसका ग्रुप कुछ आइडियाज लेकर उनके पास गया। तान्या थोड़ा हैरान हो गई। इसे सॉल्व करने के लिए तुम लोगों के पास कुछ आइडियाज हैं? पुनीत ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ है तो, लेकिन हमें डाउट है कि वो काम करेंगे भी या नहीं। आदित्य ने उनकी बात सुननी चाहिए और कहा, पहले बताओ तो आइडियाज क्या हैं? पुनीत ने बताया, हमारा आइडिया है पहला वाला तो ये कि हम सुपर वेपन्स बनाएं और सारे देश मिलकर एक ही टाइम पर उस वेपन का इस्तेमाल करके स्पेस की सारे सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर दें। इस बारे में तुम दोनों को क्या लगता है? ऑफ कोर्स हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, वेपन किस तरीके का होगा। तान्या ने कहा, यह आइडिया तो यूनाइटेड नेशंस ने भी पहले सोच लिया होगा, लेकिन ऐसे आइडिया को सच्चाई में बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वेपन को बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा और 1 महीना काफी नहीं होगा। और तो और सैटेलाइट्स भी स्पेस से काफी दूर दूर फैली हुई हैं। हमें बहुत सारे वेपन्स की जरूरत पड़ेगी। एक और चीज, जैसे ही हम इतने बड़े लेवल पर ये काम करेंगे तो ऋषभ को तुरंत पता लग जाएगा। आदित्य ने कहा, तुम लोगों ने तो देखा ही है ना वो कितनी जल्दी रिएक्ट कर सकता है। आदित्य ने कहा। पुनीत के ग्रुप का चेहरा तुरंत उदासी में बदल गया। ऋषभ ने जो सैटेलाइट्स बनाई थी उन्हें फटने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। उन लोगों को अपने वेपन का इस्तेमाल करने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इससे पहले ही ऋषभ सैटेलाइट्स को एक्सप्लोर करवा देगा। हालांकि उनके पास इसके अलावा भी और आइडियाज थे। ये आइडिया कैसा रहेगा? आलिया अपना आइडिया बताने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। हम एक तरीके का एंटी एयर सिस्टम बना सकते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड, ताकि सैटेलाइट्स को दोबारा स्पेस में भेजा जा सके। इस तरीके से सैटेलाइट्स धरती पर नहीं आ सकेंगे और शायद इससे हमें ऋषभ पर अटैक करने का मौका मिल जाए, ऋषि ने कहा। लेकिन हमें यह भी नहीं पता कि एंटी एयर सिस्टम कैसे बनाया जाता है। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से एक्सपर्ट्स होंगे जिन्हें ये पता होगा। आलिया ने खुश होते हुए पूछा, सच में? तान्या, क्या तुम्हें ये प्लान अच्छा लगा? ये मेरा आइडिया है। क्या तुम्हें लगता है ये प्लान काम करेगा? तान्या ने स्माइल किया और कहा, ये काम कर सकता है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस एरा में बनाई जा सके। और फिर इसके इफेक्ट्स भी उतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास इतने बड़े और पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर सैटेलाइट्स धरती से कुछ हजारों मीटर दूर भी जाकर पड़ती हैं, तो भी दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। अगर ऋषभ का ऐसा कुछ प्लान हो कि वो एसिड ड्रेन कराने के लिए उनमें एसिड भर दे, तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए उनका ये प्लान भी कोई काम नहीं आया। आलिया ने उदास होते हुए कहा, तो ये प्लान भी काम नहीं आएगा?
अचानक अजीत ने बीच में कहा, इसलिए मैं कह रहा था कि ये सारे आइडियाज पॉसिबल नहीं हो सकते। मेरे हिसाब से हमें ऋषभ के सामने सरेंडर करने का नाटक करना चाहिए और फिर हम उससे अपने कब्जे में करके उसे मार देंगे। यही सबसे अच्छा और आसान तरीका है। उनका यह प्लान भी किसी काम का नहीं था। आदित्य ने कहा, ऋषभ बहुत ज्यादा अलर्ट और केयरफुल है। वो ऐसे जाल में कभी नहीं फंसेगा। बिना पूरी तैयारी के वो यहाँ आएगा ही नहीं। जब वो यहाँ आएगा तो उसके लोग मेमोरी सेल्स पर रिसर्च पूरी कर चुके होंगे। मेमोरी सेल्स की मदद से वो खुद को जिंदा रख सकता है। पुनीत ने गुस्से में कहा, तो फिर हम इस घटिया इंसान को मारेंगे कैसे? अरविंद ने कहा, मुझे लगता है कि उससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है सैटेलाइट्स को टेक ओवर करना। ऐसा करने से हमें इससे निपटने का प्लान बनाने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा। तान्या ने अपना सर हिलाया, ये सबसे बेस्ट आइडिया है, सैटेलाइट्स को टेक ओवर करना। लेकिन कहने में तो ये आसान लगता है, पर है बहुत मुश्किल। आलिया ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? नहीं, हमने बहुत सारे आइडियाज के बारे में सोचा, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिस्की हैं। सबसे ज्यादा सेफ एक ही सोल्यूशन है और वो ये कि इन सुपर कंप्यूटर्स को अनलॉक करना, ताकि हम ऋषभ के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकें। और अगर सुपर कंप्यूटर्स में हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे हमारी कुछ मदद हो सके तो? तान्या 2 मिनट के लिए चुप रही और फिर कहा, तो फिर हमें उसके शासन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हर कोई एकदम चुप हो गया। पहले पुनीत के ग्रुप को लगता था कि दुनिया ने उन्हें कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किया और इसलिए कभी कभार वो लोग ये भी उम्मीद करते थे कि दुनिया खत्म हो जाए। हालांकि अब उन्हें लग रहा था कि दुनिया वाकई में काफी खूबसूरत जगह है। एटलीस्ट दुनिया में बहुत सारी खुशियां थी। देखा जाए तो वैसे तो दुनिया में थोड़ी बहुत उदासी थी, लेकिन पूरी दुनिया में आधे से ज्यादा लोग साधारण सी और खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। इसलिए वो अब नहीं चाहते थे कि दुनिया खत्म हो। वो नहीं चाहते थे कि इस दुनिया पर ऋषभ जैसे दानव का राज हो। जिस तरीके से उसने पूरी दुनिया को धमकाया था, उन्हें पता था कि वो लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करेगा। वो कभी लोगों पर दया नहीं दिखाएगा और ना ही इंसानियत के प्रति निष्पक्ष रहेगा। उसके हाथों में ये दुनिया नरक बन जाएगी। ऐसे फ्यूचर के बारे में सोचकर उनके चेहरे उतर गए। तान्या ने उन्हें शांत करने के लिए अपनी प्लेट नीचे रखी और कहा, लेकिन इस तरह उदास होने से कुछ नहीं होगा। आखिरी मिनट तक हम हार नहीं मानने वाले। आलिया ने पूछा, लेकिन अब हमारे पास और क्या रास्ता है? ये कितना अच्छा होगा अगर कोई स्पेस में उसे मारने की हमारी मदद कर दे। पुनीत ने अचानक ताली बजाई और तान्या और अरविंद की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम दोनों के पेरेंट्स शायद स्पेस में होंगे, है ना? क्या तुम ऋषभ को मरवाने के लिए उनसे बात नहीं कर सकते? अरविंद हंसने लग गया। अगर मैं उनसे बात कर सकता तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब तक इस चीज का इंतजार करता? तान्या, तुम्हारे पास तुम्हारी मॉम से कांटेक्ट करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, नहीं? हम दोनों को कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, इसलिए शायद वो तुम्हारे पास उनसे बात करने का कोई स्पेशल कम्युनिकेशन चैनल छोड़कर गए हों। अचानक ऋषि ने कहा, शायद वो तुम्हें उनसे बात करने का कोई यूनिक तरीका बताकर गई हो। आलिया भी एक्साइटेड होने लगी। हाँ बिल्कुल, तान्या तुम इस बारे में क्यों नहीं सोचती? कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। ये सारी बातें सुनकर तान्या के दिमाग में कुछ तो आया। उसने अचानक हंसते हुए कहा, शायद बाहर के लोग अंदर की बातों को अच्छे से देख पाते हैं। तुम सब ने काफी अच्छे आइडियाज दिए। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि तुमने मुझे बहुत जरूरी बात याद दिलाई है। थैंक यू। मैं अभी के अभी जाकर इस पर काम करती हूँ। चलो। फिर तान्या ने पूरे एक्साइटमेंट के साथ आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कमरे से बाहर चली गई। पुनीत का ग्रुप जल्दी से उनके पीछे पीछे जाने लगा। तान्या, क्या तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के बीच सच में बात करने का कोई यूनिक तरीका है? तान्या, 1 मिनट रुको तो, हमने तुम्हें ऐसा क्या याद दिला दिया? तान्या को वाकई में कुछ याद आ गया था। बहुत सालों पहले जब उसकी माँ चली गई थी तो पीछे वो एक रोबोट का ब्लूप्रिंट छोड़कर गई थी। वो उसे बहुत बार कंप्यूटर स्किल्स सीखने के लिए कहती थी ताकि एक दिन वो दोबारा मिल सके। हालांकि उसने पहले ही उस ब्लूप्रिंट को पूरा आगे पीछे पूरा अच्छे से पढ़ लिया था, लेकिन वो अभी तक मिले नहीं थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम उसे एक रोबोट का ब्लूप्रिंट क्यों देगी। हालांकि अब उसे समझ आ गया था कि क्यों उसकी मॉम ने वो चीजें डिजाइन की थी और उसके पास छोड़ कर गई थी। वो बस यही उम्मीद कर रही थी कि उसका ये अंदाजा बिल्कुल सही हो। तान्या ने अपना कंप्यूटर चालू किया और अपने खुद के एक क्लाउड सर्वर में से उन ब्लूप्रिंट्स को निकाला। जब आदित्य ने वो ब्लूप्रिंट्स देखे तो वो कंफ्यूज हो गया। ये सब क्या है? रोबोट्स? तान्या ने कहा, हाँ, ये एक तरीके का ह्यूमन रोबोट है। मैंने इस ब्लूप्रिंट की मदद से ही आर्टिफिशियल लिम्ब की डिजाइन बनाई थी। पुनीत ने कहा, ये तो सच में बहुत रियल लग रहा है। अगर इसे बनाया जाए तो ये असली इंसान की तरह ही लगेगा। अरविंद ने कहा, मैंने ये ब्लूप्रिंट्स पहले से ही देख रखे हैं।
पुनीत थोड़ा गुस्से में आ गया और उसने कहा, तान्या तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज इसे कैसे दिखा सकती हो? आदित्य को भी अच्छा नहीं लगा। वो भी इसे पहली बार ही देख रहा था, तो अरविंद उससे पहले ये सब कैसे देख सकता था? तान्या ने कहा, इसे वैसे भी कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अरविंद को वो ब्लूप्रिंट्स दिखाए या नहीं। तान्या के ऐसे कहने से अरविंद को बुरा लगा और आदित्य और बाकी लोगों को थोड़ी राहत मिली। लेकिन आदित्य ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, इससे तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई आइडिया तो आया होगा? आलिया ने कहा, मुझे पता है तान्या, तुम ये रोबोट बनाने का प्लान कर रही हो और फिर तुम उसे ऋषभ को मारने के लिए स्पेस भेजोगी, है ना? तुम क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? पुनीत ने उसे कहा, तान्या ऋषभ से जंग लड़ने के लिए रोबोट्स की पूरी आर्मी बनाएगी। अरविंद ने ये सोचते हुए अपनी आंखें घुमाई कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं और इनमें जरा भी दिमाग नहीं है। उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये प्लान इतना आसान होगा? हमें तान्या की बात को सुनना चाहिए। पुनीत ने कहा, तान्या तुम्हारे दिमाग में प्लान क्या है? तान्या ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मेरे दिमाग में अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं आया है। जब मैं डिसाइड कर लूंगी तब तुम सबको बता दूंगी। मतलब अभी तक तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है? अचानक आलिया का ग्रुप डिसअपॉइंट हो गया। उन्होंने तान्या से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी। तान्या ने कहा, हाँ, इसलिए अभी मुझे अकेला छोड़ दो और तुम सब जाकर अपना अपना काम करो। मुझे शांति से अकेले में इस बारे में सोचना होगा। तो ठीक है, फिर हम तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब खुद पर ज्यादा प्रेशर मत डालना। आदित्य को वहीं छोड़कर आलिया और बाकी लोग कमरे से बाहर आ गए। आदित्य को नहीं लगता था कि तान्या के पास कोई प्लान नहीं होगा। उसने धीरे से पूछा, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तान्या ने उससे कुछ नहीं छुपाया और कहा, अभी तक मुझे खुद नहीं पता, लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि ये रोबोट की डिजाइन की थ्योरीज शायद इन सिस्टम से रिलेटेड हो सकती है। आदित्य हैरान हो गया, ये इससे रिलेटेड है? कैसे? मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये कैसे रिलेटेड है उसे जानने के लिए तुम्हें मुझे थोड़ा वक्त देना होगा। तान्या फिर अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करने लगी। आदित्य उसे देखने लगा कि किस तरह तान्या अपने ख्यालों में खो गई थी। जब भी तान्या अपने काम पर बहुत ज्यादा फोकस करती थी तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती थी और हर बार आदित्य उसे देखते उसी में खो जाता। इस पूरी दुनिया में सिर्फ वही उसे अपनी तरफ इस तरह अट्रैक्ट कर सकते थे। ऐसे टेंशन भरे माहौल में उसका उसके लिए अट्रैक्शन कम नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया। अगर ऐसा हो सकता तो वो इस तरह उसे देखते देखते अपनी पूरी जिंदगी निकालने को भी तैयार था। तान्या को नहीं पता था कि आदित्य लगातार उसे देखे जा रहा था। जब तक उसका इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने में ध्यान था, तब तक आदित्य चुपचाप उसे बस देखते ही जा रहा था। बहुत देर बाद तान्या अचानक अपने ख्यालों से बाहर निकली और एक्साइटेड होते कहा, मुझे मिल गया। वो आदित्य को देखने के लिए मुड़ी और खुशी से उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने इस रिलेशंस को ढूंढ लिया आदित्य, मुझे पता चल गया। आदित्य के चेहरे पर अचानक स्माइल आ गई और उसने पूछा, सच में? मुझे पता था कि तुम ये पता लगा लोगे। हाँ, मुझे इस रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया। क्या तुम्हें पता है वो क्या है? मुझे अच्छे से पता है कि तुम ये जानकर हैरान हो जाओगे। यहाँ तक मैंने भी नहीं सोचा था कि उनका ऐसा रिलेशन होगा। वो तान्या की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं, क्योंकि अचानक आदित्य का चेहरा उसके सामने आ गया। उसने इस तरह अचानक किसकी उम्मीद नहीं की थी। सच कहें तो आदित्य को भी नहीं पता था कि वो ऐसा करेगा, लेकिन इस मोमेंट में वो खुद को अब और कंट्रोल नहीं कर पाया। वो अपने अंदर के पैशन को नहीं दबा पाया, इसलिए वो उसे किस करने के लिए नीचे झुका। तान्या के चेहरे को सहलाते हुए आदित्य ने पूरे पैशन के साथ उसे किस किया। तान्या की सांसों को देखकर आदित्य की एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई। हालांकि आदित्य को पता था कि अभी अपने जोश के आगे झुकने का समय नहीं है। डीप किस के बाद आदित्य ने उसे छोड़ दिया। अचानक इस तरह किस करने के बाद तान्या को समझ नहीं आया कि वो रिएक्ट कैसे करे। दोनों ने एक दूसरे की नजरों में देखा और दोनों ही उस मोमेंट को खराब नहीं करना चाहते थे। आदित्य ने उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरा और प्यार से कहा, ये सब चीजें खत्म होने के बाद क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तान्या ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ। उसे दोबारा शादी करने में कोई दिक्कत नहीं थी। आदित्य ने उसे देखकर मुस्कुराया और दोबारा उसे किस करने लगा। इस बार तान्या ने भी उसे किस किया। उसके ऐसे रिस्पॉन्स को देखकर आदित्य ने उसे हाथों से पकड़ा और अपने गले लगा लिया। उसने फिर किस करने से खुद को रोक दिया। तान्या ने अपना सर उसकी चेस्ट पर रखा और कंफ्यूज होते हुए अपनी आंखें झपकाई। आदित्य ने कहा, हमें यहीं रुक जाना चाहिए, नहीं तो मुझे डर है कि कहीं मैं खुद को कंट्रोल न कर पाऊं। तान्या उसकी बात सुनकर हंसने लगी। उसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने सवाल पूछा,
मैंने जो तुमसे पहले सवाल पूछा था, क्या तुम्हें उसका जवाब नहीं जानना? आदित्य ने पूछा। क्या जवाब है? तान्या उसकी बाहों से बाहर निकली और कहा, मुझे लगता है कि इन सुपर कंप्यूटर्स में जो डिफेंस सिस्टम है वो मेरी मॉम ने ही डिजाइन किया था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनकी डिजाइन थ्योरी ब्लूप्रिंट में जो थ्योरी है उससे काफी मिलती है। इस डिफेंस सिस्टम को देखो, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना? आदित्य ने अपना सर हिलाया। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स के सारे सिस्टम एक दूसरे से इस तरह कनेक्टेड थे कि अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो वो पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगी और फिर इस प्रॉब्लम को सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस बात का एक ह्यूमन रोबोट की डिजाइन थ्योरी से क्या लेना? आदित्य तान्या की इस बात के बारे में सोच रहा था और उसे थोड़ा बहुत समझ आ गया। आगे तान्या ने आदित्य को कहा। उसे पूरी बात समझ आ गई। उसने समझाया, वो रोबोट के सिस्टम की तरह ही है। रोबोट के सारे पार्ट्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो बिल्कुल एक ह्यूमन बॉडी की तरह ही है। अगर शरीर का एक हिस्सा भी खराब हुआ तो पूरे शरीर को दर्द होगा। इसलिए अगर एक भी पार्ट को नुकसान पहुंचता है तो पूरे शरीर पर उसका असर पड़ेगा। शायद वो मर भी जाए। इसलिए क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन दोनों की थ्योरीज काफी सिमिलर है? तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये वाकई में काफी सिमिलर है। लेकिन हमें इससे क्या फायदा होगा? सेंटर को ढूंढने में, तान्या ने एक्साइटेड होते हुए कहा, उसमें जरूर कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। अगर हम उसके सेंटर डिफेंस पॉइंट को हैक कर लें तो बाकी डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाएंगे। रोबोट का सेंटर पॉइंट किधर है? जाहिर सी बात है, उसका दिल। तान्या ने ब्लूप्रिंट में हार्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर हम इस हार्ट को डिस्ट्रॉय कर दें तो टेक्निकली ये रोबोट मर जाएगा। वैसे ही अगर तुम इसके हार्ट में कुछ चेंजेस कर दोगे तो बाकी का पूरा सिस्टम भी अपने आप चेंज हो जाएगा। इस हार्ट की वजह से ही ये रोबोट चल सकता है। इसलिए इन सुपर कंप्यूटर्स के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम किसी तरह उनकी सेंटर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दें तो बाकी का डिफेंस सिस्टम अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सब सुनकर आदित्य की आंखों में चमक आ गई। अगर उन दोनों की डिजाइन एक जैसी है और ये दोनों डिजाइन तुम्हारी मॉम ने ही बनाई है तो इसका मतलब ये कि उन दोनों का सेंट्रल डिफेंस सिस्टम भी एक जैसा ही होना चाहिए। हाँ, इसलिए हमें अब इस सुपर कंप्यूटर के हार्ट को ढूंढना होगा। लेकिन ये हार्ट कहाँ होगा? तान्या ने कंट्रोल रूम में सुपर कंप्यूटर की तरफ देखा और उसके दिमाग के घोड़े दौड़ने लग गए। कुछ देर बाद उसने पेन पेपर उठाया और कुछ ड्रॉ करना शुरू किया। आदित्य ने उसकी ड्राइंग को देखा और वो समझ गया कि वो क्या कर रही थी। वो उसकी ऐसी थिंकिंग कैपेसिटी से इंप्रेस हो गया था, लेकिन उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। उस रोबोट के ब्लूप्रिंट को देखते हुए तान्या ने उन सुपर कंप्यूटर्स की डिफेंस सिस्टम को पेपर पर बनाया। फिर उस पेपर पर एक बड़े से सर्कल की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही है ना उसका सेंटर? आदित्य ने कहा, लेकिन इस सेंटर को ढूंढने में हमें बहुत सारे ट्रायल्स करने होंगे और इसमें बहुत सारी गलतियां भी होंगी। क्या ये बहुत रिस्की नहीं होगा? क्योंकि फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हमें हर एक सुपर कंप्यूटर को ट्राई करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ किसी एक कंप्यूटर को हैक कर लेंगे ना तो हम वही सेम थ्योरी को सेंट्रल डिफेंस सिस्टम पॉइंट पर पहुंचने में लगा सकते हैं। आदित्य हंसने लगा, क्या तुमने कंप्यूटर तो पहले से ही हैक नहीं कर लिया है? तान्या ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, और अब हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो फिर। हाँ, जब आलिया और बाकी लोग अचानक कमरे में आए तब तान्या वहां से निकल ही रही थी। तान्या, ये अच्छी बात नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के लोग यहाँ आ गए हैं। जैसे उन्होंने ये सेंटेंस खत्म किया उसी वक्त एक पूरा ग्रुप मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने उनकी तरफ आ रहा था। उनकी यूनिफॉर्म देखकर तान्या और आदित्य तुरंत उनकी आइडेंटिटी पहचान गए। ऋषभ से लड़ने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक स्पेशल फोर्स बनाई थी। वो टास्क फोर्स एक मिलिट्री यूनिट थी। अब जब ये लड़ाई एक जंग में बदलने वाली थी तो मिलिट्री की तो जरूरत पड़ेगी ही। उस टास्क फोर्स की अपनी एक यूनिफॉर्म थी और वो किसी देश के कंट्रोल में नहीं थी। वो सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के लिए जवाबदार थे। दूसरे शब्दों में कहें तो ये टास्क फोर्सेस दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन यूनिट थी। तान्या ने नहीं सोचा था कि वो लोग अचानक इस तरह लॉन्च बेस में आएंगे। यूनाइटेड नेशंस पहले ही उस सिस्टम को हैक करने के लिए बहुत से एक्सपर्ट्स भेज चुके थे, लेकिन हर कोई बिना किसी प्रोग्रेस के वापस चला गया था। तान्या ने तो सोच लिया था कि उन लोगों ने इस बेस पर गिव अप कर दिया था, तो अभी ये वापस क्यों आ गए? उस ग्रुप के लीडिंग ऑफिसर ने उसी समय उसका कंफ्यूजन दूर कर दिया। उन्होंने कहा, क्या आप सब लोग फ्रांस के कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं? हाँ, तान्या ने कहा, आप सब लोगों से मिलकर अच्छा लगा। मैं महेंद्र शुक्ला हूँ। मैं यूनाइटेड नेशंस के पहले टेक्निकल यूनिट का डेप्यूटी हेड हूँ।
अब से ये बेस मेरे कंट्रोल में रहेगा और अब ये फ्रांस की टेरिटरी का हिस्सा नहीं होगा, इसलिए आप लोगों को अभी के अभी यहाँ से जाना होगा और आप अपने साथ इस जगह से कुछ नहीं ले जा सकते, महेंद्र ने ऑर्डर देते हुए कहा। तान्या ने पूछा, लेकिन आप लोगों ने तो पहले ही इस जगह की छानबीन कर ली थी और आप लोगों को कुछ यूजफुल नहीं मिला था। हम उन लोगों से अलग हैं क्योंकि मेरी यूनिट में सबसे ज्यादा पावरफुल टीम है। मेरी टीम के टेक ओवर करने के बाद नतीजे अलग होंगे। तान्या ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने इन सिस्टम्स को हैक करने का सोल्यूशन निकाल लिया है, अब मैं वो कर सकती हूँ। महेंद्र ने उसकी तरफ देखा और अपनी आईब्रोज ऊंची करते हुए कहा, तुमने सोल्यूशन निकाल लिया है? तान्या ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, हाँ। महेंद्र ने दोबारा सवाल करते हुए कहा, तुम्हें सोल्यूशन पर कितना कॉन्फिडेंस है? एटलीस्ट 90%? 90% 100% नहीं होता। अगर ये 100% नहीं है तो हम तुम्हें ये रिस्क नहीं लेने दे सकते। इन कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम में 99% भी कॉन्फिडेंस होता तो भी मैं तुम्हें ये रिस्क नहीं लेने देता। तुम्हारे फेलियर की सजा बुरी नहीं होगी क्योंकि सबसे ज्यादा बुरी बात ये होगी कि तुम हमारे काम में आने वाली सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तान्या ने कहा, तो फिर मुझे 100% कॉन्फिडेंस है। लेकिन महेंद्र ने उस पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उसे तो उस पर शुरू से ही विश्वास नहीं हो रहा था। महेंद्र ने कहा, मुझे अभी भी तुम पर भरोसा नहीं हो रहा। अगर तुमने सारी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय की तो क्या तुम पूरी दुनिया की और इंसानियत की बर्बाद के लिए जिम्मेदार होगी? तान्या ने कहा, हम ये करने के काबिल हैं या नहीं वो तो ट्राई करके ही पता लगेगा, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए मैं अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। महेंद्र ने कहा, तुम शायद मरना चाहती हो लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। अब जब इस बेस का कंट्रोल मेरे हाथों में है तो यहाँ हो रही हर एक चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। और बात यह है कि मैं यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं करता और इसीलिए अभी के अभी आप सब लोग यहाँ से चले जाओ। आप लोगों के पास अभी भी यहाँ से चुपचाप जाने के लिए आधा मिनट है, नहीं तो आप सब मिलिट्री के गुस्से के लिए तैयार हो जाओ। आलिया को उनकी बातें अच्छी नहीं लगी और उसने कहा, आप हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? हमने आपको पहले ही बता दिया कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप हम पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? क्या आपको पता है कि ये कौन है? ये आपकी पूरी टीम से ज्यादा काबिल इंसान है। अगर ये सिस्टम को हैक नहीं कर सकती तो फिर पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। सिर्फ तान्या ही इस सिस्टम को हैक कर सकती है। महेंद्र ने रूडली जवाब दिया, अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। वो तान्या को नहीं जानता था, चाहे बाकी लोगों से कितना ही काबिल क्यों न बताएं, वो उस पर विश्वास नहीं करने वाला था। पुनीत ने ताना मारते हुए कहा, तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप अपने काम में लापरवाह हो रहे हैं। महेंद्र का चेहरा उसी वक्त उतर गया। मैं बस तुम लोगों से प्यार से बात कर रहा था और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे इस तरीके से बात करके मेरी इंसल्ट करोगे? उसने फिर अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, इन्हें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। तान्या ने अपना लैपटॉप और पेपर्स उठाते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। महेंद्र ने कहा, रुको, क्या तुमने मेरी बात अच्छे से नहीं सुनी? तुम लोग यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते। इस बार अरविंद भी गुस्सा हो गया था, लेकिन ये सब हमारी चीजें हैं, हमें क्या पता कि तुम झूठ बोल रहे हो या नहीं। हर किसी की सेफ्टी के खातिर मुझे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तुम लोग यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते, इसे अभी के अभी नीचे रख दो। आदमी ने तुरंत अपनी बंदूकें तान्या के ग्रुप की तरफ कर दी। पुनीत ने मुट्ठी बंद करते हुए गुस्से से कहा, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तान्या ने स्माइल करते हुए कहा, अब जब आप हमें हमारी खुद की चीजें यहाँ से नहीं ले जाने दे रहे तो फिर। तान्या ने अपना लैपटॉप जोर से जमीन पर फेंक दिया। कमरे में बहुत तेज आवाज हुई और लैपटॉप के टुकड़े टुकड़े हो गए। तुम? महेंद्र गुस्से से उसे घूरने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो अभी मर्डर कर देगा। तान्या ने बिना डरे उससे अपनी नजरें मिलाई। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे लैपटॉप में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी और फिर अभी तक कोई भी कंप्यूटर हैक नहीं हुआ है, तो मैं इस जगह से क्या ही इंफॉर्मेशन निकाल पाए होंगे। क्या तुम्हें पता है कि तुमने यहाँ इस तरह इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करने का एक गुनाह किया है? इसे अभी के अभी गिरफ्तार कर लो। इससे पहले कि महेंद्र के आदमी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते, तान्या ने अपना अपॉइंटमेंट लेटर उसे दिखा दिया। मैं यहाँ इस जगह की मेन लीडर हूँ और इस काम के लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट ने मुझे अपॉइंट किया है। मैं यहाँ पर हर एक चीज के लिए जिम्मेदार हूँ। अगर आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो प्लीज पहले प्रेसिडेंट से अरेस्ट वारंट लेकर आइए। मेजर महेंद्र, मैं अरेस्ट वारंट का इंतजार करूंगी। तान्या फिर कमरे से बाहर चली गई। आदित्य और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे बाहर चले गए। उनकी चाल में जरा भी डर नहीं था। बंदूकें अभी भी उनकी तरफ थी, लेकिन वो फिर भी इस तरह चल रहे थे जैसे उन्हें दुनिया में किसी बात का डर न हो। महेंद्र ने भी
उन्हें गिरफ्तार करने का ऑर्डर नहीं दिया और बस उन्हें बाहर जाता देख घूरने लगा। उसे पता चल गया था कि वो यहाँ की किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन लोगों को सजा जरूर मिलेगी। इस तरह तान्या का ग्रुप लॉन्च बेस से चला गया था। उन्हें वहां से जाना ही पड़ा क्योंकि उस जगह पर अब यूनाइटेड नेशंस की मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया था। उनका टाइमिंग बिल्कुल सही था क्योंकि तान्या इस पजल को सुलझाने में सिर्फ एक कदम दूर थी। यहाँ तक कि तान्या भी इस बात पर थोड़ा उदास हो गई थी। कार में बैठने के बाद अरविंद ने तान्या से पूछा, क्या तुम्हें सच में डिफेंस सिस्टम को हैक करने का कोई सोल्यूशन मिल गया है? तान्या ने अपना सर हिलाया। हाँ, उनके वहां अंदर आने से पहले ही मुझे ये सोल्यूशन मिला था। आलिया ने उदास होते हुए कहा, हम कितने अनलकी हैं, तुम्हें उसका सोल्यूशन मिला ही था और उसी समय उन लोगों ने वहां पर कब्जा कर लिया। पुनीत ने कहा, हमें उनसे थोड़ी देर तक आर्गुमेंट करते रहना चाहिए था ताकि तुम्हें उस सिस्टम को हैक करने का थोड़ा और वक्त मिल जाता। तान्या ने मना करते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा करने की और भी बहुत तरीके हैं। अच्छी बात यह है कि हमें सोल्यूशन मिल गया। ऋषि ने कहा, तुम सही कह रही हो, हमें चलकर अब प्रेसिडेंट से मिलना चाहिए ताकि वो इस काम में थोड़ा इंटरफेयर कर सकें। तान्या ऋषि की बात से सहमत थी, वो प्रेसिडेंट की मदद ले सकते थे। अब महेंद्र से सीधा जिद बहस करने का कोई फायदा नहीं था। ऋषभ की वीडियो के बाद तान्या का ग्रुप पहली बार लॉन्च बेस से बाहर निकला था। वैसे तो उन्हें रोज की खबरों से पता चल रहा था कि दुनिया भर में कितनी लड़ाइयां और दंगे फसाद हो रहे थे, लेकिन जब उनकी कार शहरों के बीचों बीच घूमती तो वो इतनी तहस नहस को देखकर हैरान हो गए थे। पहले जो रास्ते बहुत खूबसूरत दिखा करते थे, आज वो सब टूटी हुई बिल्डिंग से घिरे हुए थे। सड़कों पर दुकानें और सुपरमार्केट भी पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। मिलिट्री यूनिट अपने हथियारों और ढालों के साथ सड़कों पर जीप में बैठी थी। वो हर गुजरती कार को रोककर उनकी चेकिंग कर रही थी कि कहीं उन लोगों के पास नुकसान पहुंचाने वाला कोई हथियार तो नहीं है। तान्या की कार को भी रोका गया, हालांकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की वजह से उन्होंने उनके फायर आर्म्स ले जाने दिए। जब उन लोगों को पता चला कि ये लोग प्रेसिडेंट के घर जा रहे थे तो सोल्जर ने उन्हें सलाह दी कि वो वापस घर लौट जाएं, क्योंकि वो जगह पहले से ही चारों तरफ से घिरी हुई थी। उनके लिए वहां अंदर जाना मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। तान्या ने ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे जाने का ही डिसाइड किया। सोल्जर सही कह रहे थे। बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट से एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए उसके घर को घेर कर खड़े थे। हालांकि एक इंटरनेशनल क्राइसिस था, प्रेसिडेंट उन्हें शांत करने के लिए क्या कह सकता था। हालांकि यही लोगों की आखिरी उम्मीद थी, इसलिए चाहे वो सिर्फ फिजिकली प्रेसिडेंट घर के पास थे, फिर भी वो कहीं ना कहीं सेफ महसूस कर रहे थे। तान्या ने प्रेसिडेंट से बात की और तभी प्रेसिडेंट ने उनके लिए उसके घर तक पहुंचने का कोई सीक्रेट रास्ता ढूंढने की पूरी कोशिश की। जब उन्होंने प्रेसिडेंट को देखा तो वो लोग हैरान हो गए। अभी उन्हें उनसे मिले कुछ ही समय हुआ था और इतने कम टाइम में उनका वजन इतना ज्यादा कम हो गया था। वो बहुत ज्यादा बूढ़े दिख रहे थे। प्रेसिडेंट ने उन्हें बताया, मुझ पर प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया है, मुझे हर रोज कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने के लिए मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। हर एक मिनट बहुत कीमती है और अभी सबका यही हाल है। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें 10 मिनट दे सकता हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से बताओ तुम्हें क्या काम है। तान्या ने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया और कहा, बेस सिस्टम को अनलॉक करने का मुझे एक तरीका मिल गया है। प्रेसिडेंट हैरान हो गया और उसने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, सच में? हाँ। इससे पहले कि मैं अपने काम में लगती, उस बेस को यूनाइटेड नेशंस के लोगों ने टेक ओवर कर लिया। उन्हें इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है कि मैं उस डिफेंस सिस्टम को अनलॉक कर सकती हूँ। ठीक है, उन्हें कन्विंस करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्रेसिडेंट तुरंत वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आए और उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि महेंद्र ने अपनी सुपीरियर्स को क्या बताया, लेकिन कोई भी तुम पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। महेंद्र ने यह भी कहा कि उसकी टीम को सोल्यूशन मिल गया है, इसलिए उन्हें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। हालांकि यूनाइटेड नेशन से मैंने ये वादा करवाया है कि अगर महेंद्र की टीम अगले 3 दिनों में ये सिस्टम अनलॉक नहीं कर पाई तो फिर वो तुम्हें कोशिश करने देंगे।